हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका खान ग्लोबल स्टडीज़ के ऑफिशियल ऐप पर। मैं आपका जीएस मेंटर ज्ञान प्रकाश झा आपके सामने हाजिर हूँ इस टेस्ट 19 में कुछ सवालों के सॉल्यूशन के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला सवाल है, वाक्य राम ने रावण को मारा में रावण क्या है। आप जानते हैं कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को, है ना। तो कर्ता ने कहाँ पर है, राम ने। तो राम यहाँ पर करता है कर्म को, यानी कि रावण को मारा, यानी रावण यहाँ पर क्या है, आपका कर्म हो जाएगा, है ना। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, बी इज द राइट आंसर। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हिंदी साहित्यकार कौन है। तो याद रखिएगा, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला था वो किसको मिला था, आपका सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया था फर्स्ट आपका ज्ञानपीठ अवार्ड। अब देखिए, ये है जो समय के अनुसार चले के लिए एक शब्द है। तो जो समय के अनुसार चलता है उसे क्या बोलते हैं, समयानुकूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समयानुकूल, यानी समय के अनुकूल, है ना। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है अ पर्सन हु स्पीक्स मैनी लैंग्वेज। देखिए, जो बहुत प्रकार के लैंग्वेज को बोलता है उसे बोलते हैं पॉलीग्लॉट। उसके लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है, पॉलीग्लॉट। नेक्स्ट है, ही इज डैश ऑनेस्ट, यहाँ पर टू नहीं होगा, डिसीव एनीवन। तो ही इज टू ऑनेस्ट, क्या हो जाएगा, ही इज टू ऑनेस्ट टू डिसीव एनीवन। इसका जो सही उत्तर है दैट इज ऑप्शन ए, ही इज टू ऑनेस्ट टू डिसीव एनीवन। ये इसका क्या होगा, आपका सही जवाब होगा। कह रहा, ही सेड इफ आई वेयर रिच आई वुड हेल्प द पुअर। तो इसको ये मतलब आपको कन्वर्ट करना है ना, एक्टिव पैसिव है ये, है ना। तो यहाँ पर कह रहा है कि he said if I were rich I would help the poor। तो he said that if he was rich he would help the poor, है ना। he said that if he had been rich, है ना, तो he would help the poor। तीसरा कह रहा है he said that if he were rich he would help the poor। तो देखिए, यहाँ पर जो है आपको क्या करना है, एक्टिव को आपको पैसिव में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। और यहाँ पर जब हम लोग बात करते हैं तो इसका जो आपका उत्तर हो जाएगा कि इफ, मतलब ही सेड इफ ही वेयर रिच, है ना। ही सेड दैट इफ ही वेयर रिच ही वुड हेल्प द पुअर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, इसके बाद अगला क्वेश्चन करें, एक टंकी को नल ए 10 घंटे में भरता है और नल बी 15 घंटे में भरता है तथा नल सी 30 घंटे में खाली करता है। तीनों नल एक साथ खोले जाएं तो एक साथ ये कितने समय। देखिए, इस तरह का सवाल पहले भी आपको टेस्ट में दिया हुआ है। ए जो है 10 घंटे में भरता है तो 1 घंटे में 1/10 भरेगा। बी जो है 1 घंटे में 1/15 भरेगा। और सी जो है 1 घंटे में कितना खाली कर देगा, 1/30 खाली कर देगा। तो टोटल 1 घंटे में उसमें कितना पानी जाएगा, कितना हिस्सा पानी भरेगा, 1/10 प्लस 1/15 माइनस 1/30। इसको आप सॉल्व करिएगा, ये 30 आ जाएगा, 3 प्लस 2 और माइनस 1, ये कितना आ गया, तो ये आ गया आपका, बताइए टोटल जो है आपका ये 1 घंटे में कितना फिल करेगा। टोटल ये 1 घंटे में आपका 3 2 5 माइनस 1, 4/30 हिस्सा क्या करेगा, फिल करेगा। यानी 1 घंटे में 4/30 हिस्सा फिल कर रहा है ना। यानी कि 4/30 हिस्सा को फिल करने में 1 घंटा लग रहा है। तो पूरे एक पार्ट को फिल करने में कितना लगेगा, 30/4 आवर। 30/4 को जब कैलकुलेट करिएगा तो ये कितना आ जाएगा, 7.5 घंटा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7.5 घंटा इज द राइट आंसर। ये कह रहा है, एक घन की भुजा 1% मतलब 25% बढ़ा दी जाए तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। घन है, घन का भुजा कह रहा है कितना 25% बढ़ा दिया जाता है तो उसका जो आयतन है उसमें कितना परसेंट वृद्धि होगा। देखिए, घन की जो मतलब, घन का जो मतलब आप कर मान लीजिए अगर भुजा है तो उसका जो आयतन होता है वो क्या होता है, a3, है ना। अब कह रहा है कि उसका आयतन कितना बढ़ा रहे हैं, उसका जो भुजा है मतलब क्या कर रहे हैं, 25% बढ़ा दे रहे हैं। यानी कि अगर मान लीजिए कि किसी का, अगर मान लीजिए कि एक है यानी वो भुजा, तो उसको बढ़ा करके कितना 1.25 कर दे रहे हैं, यही कर रहे हैं ना जी, हाँ ना बोलो। अब इस 1.25 का होल क्यूब करिएगा, है ना, इसका होल क्यूब करिएगा तो ये कितना आएगा, करके देखो
कितना आ जाएगा 96,225, है ना। क्या आ जाएगा इसका 96,225, यानी इसका जब क्यूब करिएगा तो ये आएगा 9.6 19,625 आएगा, 19,625, यानी 1.9625 ऐसे आ जाएगा आपका। तो जब आप देखिएगा तो यहाँ पर जो इसमें परसेंटेज जो चेंज आएगा ना, जब इसका परसेंटेज चेंज निकालिएगा तो यह आ जाएगा कितना 95.31%। इसमें क्या आ जाएगा आपका चेंज आ जाएगा कितना 95.31%, यानी 95.31% जो है इसके वॉल्यूम में क्या होगा आपका चेंज होगा, है ना। अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे, नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करते हैं, है ना। ठीक है, ये देख लीजिएगा कैलकुलेट करके 19,625 या 19,000 समथिंग 300 समथिंग आएगा, 19,625 नहीं 19,315 या ऐसे कुछ आएगा, यानी टोटल सॉरी 19,000 1,95,300 कुछ आएगा आपका, है ना। तो ये देख लेना सॉल्व करके, ये आपका इतना ही परसेंटेज निकलेगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है 60 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है। कितने लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही दूध मिलाया जाए ताकि नया अनुपात 3:2 हो जाए, है ना। कह रहा है 60 लीटर दूध मिश्रण है, उसमें दूध और पानी का अनुपात कितना है 2:3। तो यानी कि 60 लीटर में आपका 24 लीटर क्या है दूध है और 36 लीटर क्या है आपका पानी, यही है ना जी। 2:3 है तो 24 लीटर क्या दूध और 36 लीटर क्या है इसमें पानी। अब कह रहा है कि कितने लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही दूध मिला दिया जाए कि नया अनुपात जो है 3:2 हो जाए, है ना। तो इससे कह रहा है कितना लीटर मिश्रण निकाल दिया जाए। यहाँ पर देखिए इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, इसका जो उत्तर होगा ये आपका होगा 20 लीटर, है ना 20 लीटर, यानी कि 20 लीटर मिश्रण से आप निकालिएगा तो 20 लीटर जब निकालिएगा तो क्या हो जाएगा बताओ। इसमें से 8 लीटर क्या निकलेगा दूध और 12 लीटर क्या निकलेगा पानी, यानी कि अब जो है आपका 16 लीटर दूध है और 24 लीटर क्या है पानी है। अब कह रहा है कि उतना ही दूध मिला दिया जाए, उतना ही दूध मिला देते हैं, तो यहाँ पर 20 लीटर दूध मिला दिए तो टोटल अब कितना हो गया 36 लीटर दूध हो गया और 24 लीटर क्या हो गया पानी हो गया। इसका आप निकालिएगा आप अगर वो तो रेशियो निकालेगा 12×36 12×24, यानी क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 20 लीटर जो है ये इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति 10 मीटर उत्तर की ओर चलता है, तो चलिए लेकर के इसको 10 मीटर उत्तर की ओर, है ना। इसके बाद कह रहा है 5 मीटर दाईं ओर मुड़ता है, तो 5 मीटर इसको दाईं ओर मुड़ा दीजिए। और कह रहा है 10 मीटर दक्षिण की ओर चलता है, 10 मीटर इसको दक्षिण की ओर चला दीजिए, है ना। तो वह कह रहा है प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी और किस दिशा में, तो बताइए प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है 5 मीटर की दूरी पर, किस दिशा में है पूर्व की दिशा में है ना। तो क्या हो जाएगा 5 मीटर पूर्व हो जाएगा, यही हो जाएगा ना जी 5 मीटर। जैसे जैसे कह रहा है क्वेश्चन वैसे वैसे कर दीजिए। इस तरह का सवाल तो डायरेक्शन वाला तो बड़ा मतलब इजीली आप क्या कर सकते हो ना। क्या हो जाएगा 5 मीटर पूर्व होगा ना, इस 10 मीटर उत्तर की ओर चलता है, फिर 5 मीटर क्या हो रहा है 10 मीटर उत्तर की ओर चला, फिर 5 मीटर दाईं ओर मुड़ता है ना। अब फिर क्या कर रहा है 10 मीटर दक्षिण की ओर चलता है। वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर, तो 5 मीटर और किस दिशा में है तो पूर्व की दिशा में है, तो सही उत्तर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला कह रहा है एक घड़ी जो है घड़ी में 5 और 6 के बीच कितने 5 और 6 के बीच कितने मिनट बाद घंटे और मिनट की सुई सीधी रेखा में होगी। देखिए इसका जो उत्तर है वो है आपका 27.3/11 मिनट, है ना 27.3/11 मिनट पर वो जो है आपका एक रेखा में होगा। देख लीजिए इसका सॉल्यूशन में दिया हुआ होगा क्या इसका उत्तर। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय मूल के वैज्ञानिक थे जिन्हें चिकित्सा क्षेत्र या मेडिसिन के लिए नोबेल पुरस्कार मिला, तो ये हैं दोस्तों हरगोविंद खुराना। इनको याद रखिएगा, जेनेटिक कोड के बताने के लिए या पहला परख नली में मतलब जो जीन का मतलब आर्टिफिशियल जीन के आविष्कार के लिए हरगोविंद खुराना को ये क्या मिलता है नोबेल पुरस्कार मिलता है। होमी जहांगीर भाभा के बारे में याद रखिएगा, इनको क्या कहा जाता है भारत के नाभिकीय कार्यक्रम का जनक कहा जाता है।
जगदीश चंद्र बोस के बारे में याद रखना, इन्होंने ही एक यंत्र का आविष्कार किया था जिसका नाम था क्रेस्कोग्राफ। क्या नाम था? क्रेस्कोग्राफ नामक यंत्र का आविष्कार इन्होंने ही किया था। और जगदीश चंद्र बोस के बारे में आप याद रखेंगे कि इन्होंने ही सबसे पहले जो पादपों में जीवन को, जो प्लांट्स में लाइफ को खोजने वाले कौन थे? तो जगदीश चंद्र बोस ही थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है पौधे और पशु कोशिकाओं से निर्मित होते हैं, यह किसने कहा? देखो, लिवनहॉक है, इन्होंने जीवाणु को खोजा। और जीवाणु टर्म किसने दिया? तो जीवाणु टर्म याद रखिएगा ये दिया था एरनबर्ग ने। जो आपका लिवनहॉक है, इन्होंने सबसे पहले याद रखिएगा 1674 में सजीव कोशिका यानी लिविंग सेल को खोजा। रॉबर्ट ब्राउन ने याद रखिएगा न्यूक्लियस को यानी कि केंद्रक को खोजा। जो स्लाइडन और स्वान है, स्लाइडन और स्वान ने सबसे पहले कोशिका सिद्धांत दिया। और ये कोशिका सिद्धांत जब ये देते हैं तो ये कहते हैं सभी जो आपके जीव हैं, चाहे वो पशु हो या आपका मतलब पेड़ पौधे हों, ये किससे, एक या एक से अधिक कोशिका से मिलकर निर्मित है। और ये कहते हैं कि किसी भी लिविंग के अंदर जो सभी कोशिकाएं हैं एक दूसरे से सहयोग से कार्य करती है। न्यूक्लियस जो है कोशिका का सबसे बड़ा और सबसे प्रमुख हिस्सा है ना। और विषाणु के बारे में याद रखिएगा, जो विषाणु है वो कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता है। विषाणु को खोजने वाले थे याद रखिएगा इवानोव्स्की, लेकिन जो विषाणु शब्द वायरस टर्म दिया था वो किसने दिया था? वो दिया था बेजरनीक ने, ये वायरस टर्म दिया था, याद रखेंगे। और जो आपका कोशिका सिद्धांत है, कोशिका सिद्धांत में जो सबसे महत्वपूर्ण बात जोड़ते हैं वो जोड़ते हैं 1855 में कौन? रुडोल्फ वर्चाउ। रुडोल्फ वर्चाउ जब कोशिका को विभाजित होते हुए देखते हैं तो वहां पर कहते हैं कि ओमनी सेलुला इज सेलुला, यानी कि कोई भी आपकी जो नई कोशिका है, मतलब कोई भी नई कोशिका का जो जन्म होता है वो एक प्री एग्जिस्टिंग यानी कि एक पूर्ववत कोशिका से मिलकर के होता है। और वो कहते हैं ओमनी सेलुला ए सेलुला। ये जो पुरकिंजे हैं, पुरकिंजे के बारे में याद रखिएगा, इन्होंने प्रोटोप्लाज्म शब्द दिया था। और पुरकिंजे से याद रखना, पुरकिंजे फाइबर ये कहाँ पर होता है? हमारे शरीर के अंदर हृदय में यानी कि हार्ट के अंदर होता है पुरकिंजे फाइबर और बंडल ऑफ हिल्स। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। और पौधे और पशु कोशिका के बीच अगर मेजर डिफरेंस की बात करें तो पौधे की कोशिका में सेलुलोज का सेल वॉल होता है, लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता। पौधे में प्लास्टिड होता है प्लांट सेल में, लेकिन एनिमल सेल में प्लास्टिड नहीं होता है। जो आपका प्लांट सेल होता है जनरली ये मतलब रेक्टेंगुलर शेप का होता है, एनिमल सेल का कोई फिक्स शेप नहीं होता एनिमल सेल का। एनिमल सेल में लाइसोसोम मिलता है, जबकि प्लांट सेल में आपका लाइसोसोम नहीं मिलता है। प्लांट सेल के अंदर जो आपका जो वैक्यूल होता है उसका साइज बड़ा होता है ना, और वो परमानेंट होता है, जबकि एनिमल सेल के अंदर जो वैक्यूल्स होते हैं वो स्मॉल साइज के होते हैं और वो टेम्पररी होते हैं। ये सभी क्या हैं? आपके बेसिक मतलब डिफरेंसेस हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में, ये चीज़ें भी आप याद रखें। मनुष्य के शरीर का प्रमुख उपापचयी अंग क्या है? तो यह है यकृत। यकृत हमारे शरीर के अंदर 500 से ज़्यादा फंक्शन को परफॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल, ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, ये हमारे शरीर में अमोनिया और यूरिक एसिड को यूरिया में कन्वर्ट करता है। इसमें मौजूद जो कफर्स कोशिकाएं होती हैं वो डिटॉक्सिफिकेशन का काम करती है, निर्विषीकरण का काम करती है, ये पित्त रस का निर्माण करता है, और भी कई तरह की अभिक्रियाओं को क्या करता है? लीवर परफॉर्म करता है। और यही वजह है कि लीवर को क्या कहा जाता है? मानव शरीर का, इसे क्या बोलते हैं? केमिकल लेबोरेटरी या रासायनिक प्रयोगशाला कहते हैं। जो लीवर होता है इसका रीजनरेशन पावर सबसे अधिक होता है। और लीवर की बात करें दोस्तों तो शराब पीने पर जो हमारा शरीर है उसमें एक बीमारी होता है जिसे बोलते हैं लीवर सिरोसिस, है ना। जो लीवर ही उसमें प्रभावित होता है अल्कोहल के ज़्यादा सेवन से। साथ ही साथ याद रखिएगा जो लीवर है इसका वेट आपका 1500 से 1600 ग्राम के बीच में होता है। लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि है, साथ ही साथ लीवर हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग भी है। लीवर जो होता है ये हेपेटोसाइट नामक कोशिका से मिलकर बना होता है, और लीवर को ब्लड पहुंचाने वाली जो आर्टरी होती है उसे हम लोग क्या हेपाटिक आर्टरी कहते हैं। साथ ही साथ वर्ल्ड लीवर डे याद रखिएगा ये मनाया जाता है, कई बार मनाया जाता है 19 अप्रैल को, जबकि हेपेटाइटिस और जॉन्डिस नामक बीमारी है उसमें भी लीवर प्रभावित होता है। और वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे ये कब मनाते हैं? ये मनाते हैं 28 जुलाई को। हृदय की स्टडी को कार्डियोलॉजी कहते हैं, और वर्ल्ड हार्ट डे 29 सितंबर को मनाते हैं। और दोस्तों वृक्क की स्टडी को क्या बोलते हैं? नेफ्रोलॉजी। फुफ्फुस की स्टडी को यानी लंग्स की स्टडी को क्या बोलते हैं? पल्मोनोलॉजी। और याद रखिएगा दोस्तों हमारे लंग्स के ऊपर एक मेम्ब्रेन होता है प्लूवेरा मेम्ब्रेन या प्लूवेरा झिल्ली। वहीं पर दोस्तों जो हमारा फेफड़ा है, फेफड़े के ऊपर क्या होता है? फेफड़े के ऊपर ही मतलब प्लूवेरा मेम्ब्रेन होता है। और हमारी किडनी यानी जो हमारा वृक्क है उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन होता है जिसे पेरिटोनियम मेम्ब्रेन कहते हैं, पेरिटोनियम झिल्ली कहते हैं। लेकिन जो फेफड़ा है जो मतलब किडनी है, किडनी के ऊपर याद रखिएगा एक
ग्रंथि भी पाया जाता है हमारे वृक्क के ऊपर, जिसे हम लोग बोलते हैं एड्रीनल ग्लैंड या अधिवृक्क ग्रंथि। उसके द्वारा दोस्तों एक हार्मोन सिक्रेट होता है एड्रीनलिन, जो कि इमरजेंसी के सिचुएशन में सिक्रेट होता है। उस एड्रीनलिन को हम लोग क्या इमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं, और इस कारण से इस एड्रीनल ग्लैंड को इमरजेंसी ग्लैंड भी कहते हैं, याद रखेंगे। अगले सवाल पर चलते हैं, कौन सा एंजाइम भोजन में उपस्थित प्रोटीन का पाचन नहीं करता है। देखिए प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम एक होता है ट्रेप्सिन, एक होता है काइमोट्रेप्सिन। ये दोनों किसमें मिलता है? ये मिलता है आपका आपका याद रखिएगा अग्नाशयी रस में, है ना। जो कहाँ से निकलता है? आपका अग्नाशय से निकलता है, ये अग्नाशयी रस में पाया जाता है। पाप्सिन जो होता है ये आपका मिलता है जठर रस में, है ना। ये भी क्या करता है? आप प्रोटीन का पाचन में हेल्प करता है। एक दोस्तों होता है एरेप्सिन, वो मिलता है आंत्र रस में, वो भी क्या करता है? प्रोटीन को पचाता है। लेकिन ये जो लाइपेज है, लाइपेज का मेन काम क्या है? वसा के पाचन में हेल्प करना, या वसा के पाचन में क्या करना? मदद करना। ये वसा के अंदर क्या करता है? फैट को फैटी एसिड में क्या करता है? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में क्या करता है? तोड़ देता है। और ये लाइपेज किसमें मिलता है? ये लाइपेज में मिलता है, याद रखिएगा, अग्नाशयी रस में। किसमें मिलता है? अग्नाशयी रस में। अग्नाशयी रस में दोस्तों एक और मिलता है एंजाइम, जिसे हम लोग बोलते हैं अमाइलेज। और अग्नाशयी रस में मौजूद अमाइलेज जो है वो क्या करता है? वो कार्बोहाइड्रेट, जो ग्लाइकोजन नामक कार्बोहाइड्रेट होता है, उसको क्या करता है? पचाने का काम करता है। और चूंकि अग्नाशयी रस कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन तीनों का ही पाचन करता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? इसे याद रखिएगा पूर्ण पाचक रस, या फिर इसे कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस भी कहते हैं। प्रोटीन बना किससे होता है? अमीनो एसिड से। प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होता है, और नाइट्रोजन भी होता है। साथ ही साथ हमारे इस प्रोटीन में थोड़ा बहुत क्या होता है? याद रखिएगा सल्फर भी होता है। प्रोटीन में कितना? 4% सल्फर होता है। प्रोटीन हमारे बॉडी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए आवश्यक होता है। और प्रोटीन की कमी हो जाती है तो मारास्मस और क्वासियोर्कर नामक बीमारी होती है। कच्चे खाद्य पदार्थ में स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण किया जा सकता है। स्टार्च देखो, पेड़ पौधे अपने फूड को स्टार्च के फॉर्म में मतलब क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। और याद रखिएगा जो आपका किसी भी फूड में स्टार्च की उपस्थिति का पता लगाने के लिए आयोडीन टेस्ट किया जाता है। और ये जो आयोडीन है ये स्टार्च के प्रेजेंस में कैसा ब्लू ब्लैक कलर देता है। सही उत्तर है इसका ऑप्शन ए, तनु आयोडीन विलियन इज द राइट आंसर। और दोस्तों पानी और नमक का जो घोल होता है, पानी और मतलब सोडियम क्लोराइड NaCl टेबल सॉल्ट, इसका जो घोल होता है उसे ब्राइन कहते हैं। दोस्तों एक होता है आपका आयोडीन टिंक्चर। आयोडीन टिंक्चर जो होता है उसमें आयोडीन होता है, इथाइल अल्कोहल होता है यानी कि इथेनॉल होता है, और साथ ही साथ दोस्तों उसमें थोड़ा बहुत वाटर होता है। उसका जो घोल होता है ना उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं आयोडीन टिंक्चर, जिसका यूज़ कहाँ पर? घाव को साफ करने में होता है। ये चीज़ भी आप याद रखेंगे। तो HCl को म्यूरियाटिक एसिड कहते हैं, और जो NaOH है उसे कास्टिक सोडा कहते हैं। ये चीज़ भी आप याद रखें। अगला क्वेश्चन है, नारियल का खाने योग्य भाग होता है फल, भित्ति, भ्रूणपोष, पराग बीज, सभी कोष। तो सभी कुछ तो याद रखना, नारियल एक कैसा फ्रूट है? ट्रू फ्रूट है। और नारियल में जो खाने योग्य हिस्सा होता है इसे क्या बोलते हैं? एंडोस्पर्म, या फिर उसे क्या कहा जाता है? भ्रूणपोष कहा जाता है। ये एक सत्य फल होता है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट। फल वित्ती किसमें खाते हैं? तो याद रखिएगा थुलासी थैलामस जो है वो सेब का खाया जाता है। और सेब जो है आपका कैसा? एक झूठा फल होता है, एक फॉल्स फ्रूट होता है। ये चीज़ भी आप याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किस गैस को स्ट्रेंजर गैस कहते हैं? तो स्ट्रेंजर गैस किसे कहा जाता है? ज़ेनॉन को। ज़ेनॉन जो है सबसे ज़्यादा कंपाउंड बनाने वाली इनर्ट गैस है। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। आर्गन के बारे में याद रखिएगा, हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा मात्रा में मिलने वाली इनर्ट गैस है आर्गन। कितना होता है? 0.93%। आर्गन का यूज़ कहाँ पर होता है? एक तो याद रखना ट्यूबलाइट में इसका यूज़ मरकरी के वाष्प के साथ होता है। साथ ही साथ इलेक्ट्रिक बल्ब में आर्गन और नाइट्रोजन गैस फिल करते हैं। और साथ ही साथ याद रखिएगा जो आपका इलेक्ट्रिक वेल्डिंग होता है उसमें भी किसका यूज़ होता है? आर्गन का यूज़ होता है। नाइट्रस ऑक्साइड है आपका N2O नाइट्रस ऑक्साइड जो है इसे लाफिंग गैस कहते हैं। और इसका यूज़ किसमें होता है? एनेस्थेसिया के रूप में होता है। ये एक प्रकार का ग्रीन हाउस गैस भी है। ये चीज़ भी आप याद रखें। रेडियो एक्टिव तत्व, इसका क्या यूज़ है? आपको पता होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि यहाँ से सवाल आपका बनता है। यूरेनियम 235 का यूज़ नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में होता है।
कोबाल्ट 60 का यूज कैंसर के उपचार में होता है, कैंसर की स्टडी को बोलते हैं ऑन्कोलॉजी। और वर्ल्ड कैंसर डे मनाते हैं 4 फरवरी को। कैंसर को उत्पन्न करने वाले जो पदार्थ होते हैं उसको क्या बोलते हैं, कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस। कार्बन 14 का यूज कहाँ पर होता है, कार्बन डेटिंग में, जिससे कि जीवाश्मों की आयु प्राप्त करते हैं या पुरातात्विक वस्तुओं का आयु निर्धारण कर किया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, कार्बन डेटिंग। और जीवाश्मों का अध्ययन क्या कहलाता है, पैलेंटोलॉजी। और फादर ऑफ पैलेंटोलॉजी किसे कहा जाता है, जॉर्ज कुवियर को। ये चीज भी आप याद रखेंगे। आयोडीन 131 जो है इसका यूज कहाँ पर होता है, थायराइड की जांच या उपचार में। तो यूरेनियम का हो गया 2, कार्बन 14 का हो गया 4, यानी कि ए का 2, बी का 4, ए का 2, बी का 4, सी का 3, ए का 2, बी का 4, सी का 3 और डी का 1। तो करेक्ट आंसर हो गया इसका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा धातु अयस्क युग्म सही है, सही पूछ रहा है आपसे। लेड का हेमाटाइट है क्या, नहीं, हेमाटाइट आयरन का होता है। लेड का क्या होता है, गैलेना और सेरुसाइट। गैलेना का सूत्र होता है पीबीएस, सेरुसाइट का पीबीसीओ3। यूरेनियम का बॉक्साइट है नहीं, यूरेनियम का एक तो पिच ब्लेंड है और एक क्या है आपका कैर्नोटाइट है। और येलो केक के रूप में भी यूरेनियम का क्या होता है, स्मगलिंग होता है, तो ये भी नहीं है। मरकरी का सिनेबार है, बिल्कुल मरकरी को ही लिक्विड मेटल या इसी को क्विक सिल्वर कहते हैं। और जो मरकरी है, मरकरी के बारे में याद रखिएगा कि ये धातुओं के साथ अमलगम बनाती है, किसके साथ अमलगम नहीं बनाती है, लोहे के साथ, प्लैटिनम के साथ और टंगस्टन के साथ नहीं बनाती है। मरकरी का सिनेबार के साथ साथ एक और अयस्क है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कैलोमल, जिसका फॉर्मूला है Hg2Cl2। सोडियम का अयस्क क्या गैलेना है, याद रखिएगा, नहीं गैलेना किसका, याद रखिएगा ये आपका लेड का अयस्क होता है। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला है, देखिए ये कह रहा है कि एक तरफ बहुलक है, एक तरफ उसके यूजेस हैं। देखिए यहाँ पर पॉलिस्टरीन जो है ये पूछ रहा है, इसका यूज जो होता है किसमें होता है, PMMA है ना, इसका यूज कहाँ पर होता है, ठीक है। अलग अलग आपको दिया हुआ है, ब्यूना एंड टेरिलिन, इसका यूज कहाँ पर होता है ये आपसे पूछा जा रहा है। देखो ब्यूना एन जो है ना, इसका यूज कहाँ पर होता है, तो तेल, पेट्रोल टैंक और गैसकेट में होता है। तेल, पेट्रोल टैंक और किसमें आपका इसका यूज होता है, गैसकेट में, ठीक है। पॉलिस्ट्रीन का जो यूज होता है आपका लेंस और एक्रिलिक आपका शीशा बनाने में यूज होता है। PMMA का यूज होता है थर्मोकोल फॉर्म और CD केस में होता है। और टेरिलिन का यूज होता है मजबूत सिकन प्रतिरोधी कपड़ा बनाने में होता है। इसको अगर आप मैच करिएगा तो ये आपका हो जाएगा ए का 1, सी का, एक मिनट, सी का क्या है जी, 2 है ना, सी का 2, वेट वेट वेट, ए का क्या हो गया, 1, सी का 2, नहीं नहीं ये नहीं होगा, एक मिनट, ये ब्यूना एन है, इसका तेल, पेट्रोल और गैसकेट के निर्माण में होता है, ठीक है ना। हाँ, पॉलीमिथाइल मेथाक्रिलेट, इसका लेंस और एक्रिलिक शीशा में होगा, है ना। ये पॉलिस्टरीन का यूज होगा आपका थर्मोकॉल, है ना, थर्मोकॉल में। और इसके बाद फिर आपका फोम और CD केस में ये पॉलिस्टरीन का यूज होता है। और टेरिलिन का यूज जो होता है ये इसमें होता है ना। यानी कि इसका जो उत्तर हो जाएगा ना, ए का 3, बी का 1, सी का 2 और क्या हो जाएगा, डी का 4, ठीक है। तो ये इसका जो है सही उत्तर होगा, याद रखिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मीथेन अणु में कार्बन परमाणु का संकरण क्या होता है। तो मीथेन अणु में जो कार्बन परमाणु का संकरण होता है, याद रखिएगा वो होता है sp3। मीथेन में जो बॉन्ड एंगल होता है, याद रखिएगा वो कितना होता है, वो होता है आपका 109.28 डिग्री, है ना। मीथेन को ही मार्स गैस बोलते हैं, गोबर गैस कहते हैं, नेचुरल गैस कहते हैं, है ना। आपका बायोगैस में मीथेन कितना होता है, 75% होता है लगभग, है ना। मीथेन जो है दलदली क्षेत्रों से निकलता है, धान के खेतों से निकलता है, सेप्टिक टैंक से निकलता है। उसके बाद फिर दल आपको इसी को मार्स गैस कहते हैं, है ना। ये जानवरों की जुगाली करने से निकलता है, ठीक है। कोयले के खदान में जो आपका आग है, मीथेन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया के कारण लगता है। मीथेन को जब किसके प्रेजेंस में जलाता है, मीथेन को जब, याद रखिएगा, 100 डिग्री सेल्सियस में जलाया जाता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर उसको गर्म किया जाता है मीथेन को, तो कार्बन ब्लैक प्राप्त होता है। मीथेन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा क्या वाटर बनता है। तो इसका जो सही उत्तर है ना, ऑप्शन सी है, सी इज द राइट आंसर। sp3 इसका क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, टेट्राहेड्रल होता है। कौन सा अम्ल विट्रियोल का तेल के नाम से जाना जाता है, तो S3PO4 का यूज जो होता है, याद रखिएगा, कोल्ड ड्रिंक में किसके रूप में होता है, कोल्ड ड्रिंक में खट्टापन के लिए इसका यूज किया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को
नमक का अम्ल या फिर इसे म्यूरियाटिक सॉल्ट भी कहते हैं। नाइट्रिक अम्ल को हम लोग नाइटर, एसिड ऑफ नाइटर, या फिर इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्वा फोर्टिस कहते हैं। और जो बर्तन पर लिखावट में, बर्तन पर लिखने में नाइट्रिक एसिड का यूज होता है। सल्फ्यूरिक एसिड को किंग ऑफ केमिकल या फिर रसायनों का राजा, या फिर इसे अम्लों का राजा, इन नाम से जाना जाता है। इसी को बोलते हैं विट्रियोल, ऑयल ऑफ विट्रियोल। और दोस्तों याद रखिएगा, जब HCl और HNO3 इसको 3:1 में मिलाते हैं ना, तो इस दोनों को 3:1 में मिलाने पर क्या बनता है, एक्वारेजिया, जिसमें कि गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम जैसी धातुएं जो हैं पूरी तरह से क्या हो जाती हैं, डिजोल्व हो जाती हैं। इस चीज को भी आप याद रखेंगे। दोस्तों एक फॉस्फोरिक एसिड होता है, एक होता है H3PO3, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, फॉस्फोरस एसिड। क्या बोलते हैं, फॉस्फोरस एसिड। एक होता है H2SO3, इसे क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरस एसिड। ये चीज भी याद रखेंगे, यहाँ से भी आपसे सवाल बन जाता है। नेक्स्ट है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो आपको पता है ये किया था किसने, न्यूटन ने। गैलीलियो ने क्या दिया था, जड़त्व का नियम दिया था। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या दिया था, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। लेकिन इसको जो, इनको जो मतलब वो मिलता है, क्या कहते हैं, इनको जो नोबेल प्राइज मिलता है वो किसके लिए मिलता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की व्याख्या के लिए। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को खोजने वाले कौन थे, हर्ट्ज जो थे। हर्ट्ज ने कब खोजा था, इन 1887 फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को खोजा था, जिसकी व्याख्या न्यूटन ने करी थी। और कब करी थी, 1905 में। इसकी व्याख्या के लिए इनको 1921 में फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। कपरनिकस को दोस्तों याद रखिएगा, हम लोग क्या बोलते हैं, खगोल विज्ञान का पिता कहते हैं कपरनिकस को। और कपरनिकस जो होता है ना, इस चीज को आप याद रखिएगा। गैलीलियो ने ही सबसे पहले थर्मामीटर का आविष्कार किया था, ये चीज भी आप याद रखेंगे। लेकिन जब गैलीलियो ने थर्मामीटर जो बनाया था, उसमें किसका यूज किया था, अल्कोहल का यूज किया था। क्रायोजेनिक्स भौतिकी की एक ऐसी शाखा है जो संबंधित है किससे, जो संबंधित है आपका अत्यंत निम्न तापमान से। किससे संबंधित है, अत्यंत निम्न तापमान से। और उच्च तापमान से जो संबंधित होता है उसे बोलते हैं पायरोमेट्री। क्या बोलते हैं उसको, पायरोमेट्री, पायरोमेट्री कहते हैं, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, पनडुब्बियों में उपयोग किया जाने वाला यंत्र जो उन्हें तैरने और डूबने में मदद करता है, उसे बैलेस्ट टैंक बोलते हैं। और पनडुब्बी जो है किस सिद्धांत पर काम करता है, याद रखिएगा, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर काम करता है। आर्किमिडीज के सिद्धांत पर ही जहाज को डिजाइन किया जाता है। आर्किमिडीज के सिद्धांत पर ही दोस्तों याद रखिएगा, हाइड्रोमीटर, लैक्टोमीटर, बैरोमीटर, है ना, मेटल की प्योरिटी का पता, ये सब किस सिद्धांत पर लगाया जाता है, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर ही लगाया जाता है, याद रखना। अगला है, थर्मस फ्लास्क में तरल लंबे समय तक गर्म या ठंडा रहता है क्योंकि उष्मा की कोई हानि या प्राप्त नहीं होती है। तीनों के द्वारा नहीं होती है, चालन, संवहन, विकिरण, इसमें से किसी के द्वारा भी क्या होता है आपका, थर्मस फ्लास्क में मतलब उष्मा का कोई हानि नहीं होता है, इसलिए पानी जो है वहां पर क्या होता है आपका, गर्म रहता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आयतन कोण का मान कितना होता है, आयतन नहीं बल्कि आपतन कोण का मान होगा। आपतन कोण का मान जो होता है, याद रखिएगा, ये नहीं, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होना चाहिए वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए। साथ ही साथ आपका जो प्रकाश है वो किधर से किधर जाना चाहिए, डेंसर से रेयरर मीडियम में जाना चाहिए। ये दो कंडीशन है, तभी आपका क्या होगा, तभी आपका फोटो मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। ये दो कंडीशन का होना जरूरी है कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज़्यादा हो, और तथा प्रकाश जो है वो किधर से, सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करे। और याद रखिएगा दोस्तों, जब हम यहाँ पर बात करते हैं डेंसर उसकी क्रांतिक कोण की, तो सबसे जो कम जो क्रांतिक कोण का मान होता है हीरा का क्रांतिक कोण का मान कितना होता है, 24.4 डिग्री। साथ ही साथ दोस्तों याद रखिएगा, कांच का कितना होता है, कांच का आपका होता है 42 डिग्री। पानी का कितना होता है, 48.7 डिग्री। ये चीज़ें भी आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। यानी कि क्रांतिक कोण से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए आपतन कोण का मान, तभी आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही टूटा हुआ कांच जो है चमकता है। दोस्तों इंडोस्कोपी इसी सिद्धांत पर काम करता है। हीरा जो टिमटिमाता है इसी कारण से टिमटिमाता है। जो आपका ऑप्टिकल फाइबर है इसी सिद्धांत पर काम करता है। मरीचिका जो बनता है वो आपका इसी सिद्धांत पर बनता है। जो इंद्रधनुष में एक सहायक कारण जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी है, इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। जबकि इंद्रधनुष का मुख्य कारण क्या होता है, वो होता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, है ना। इस चीज को याद रखेंगे। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार, प्रकाशीय तंतु का आविष्कार किसने किया था, वो किया था, याद रखिएगा, किसने वो किया था, प्रकाशीय तंतु का आविष्कार नरेंद्र कपानी ने किया था। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार याद रखेंगे। जबकि जॉन नैपियर ने किसका, लघु गणक का, है ना, किसका, लघु गणक का, लॉगरिथमिक टेबल का आविष्कार किया था, लॉगरिथमिक टेबल का आविष्कार किया था। आइडियल फ्यूल की जो मुख्य विशेषता होती है, इसकी श्यानता शून्य होती है और इसकी संपीड्यता जो होती है वो भी क्या होती है, शून्य होती है। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी, यानी ये अश्यान और क्या होता है, असंपीड्य होता है, याद रखिए।
अगला क्वेश्चन है, गर्भ निरोधक गोली का आविष्कार किसने किया? फैक्ट है, और इसका आविष्कार किसने किया था याद रखिएगा, ग्रेगरी गुडविन प्रिंटस ने। जो आपका जो कार्ल लैंडस्टेनर है, इन्होंने ब्लड ग्रुप को खोजा था। फ्रेडरिक बेंटिंग ने इंसुलिन के टीके का आविष्कार किया था। एफ बेंटिंग ने किसका? इंसुलिन का टीका बनाया था। और इंसुलिन का जो टीका है उसमें कौन सा धातु मिलता है? उसमें जिंक नामक धातु मिलता है। इस चीज को आप याद रखिए। तो सही उत्तर इसका ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 31। ये आपको मैच करने के लिए कह रहा है कि साइलेंट स्प्रिंग आवर कॉमन फ्यूचर, द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, स्मॉल इज ब्यूटीफुल। द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज किसने लिखा है? चार्ल्स डार्विन ने, है ना। यानी सी का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, है ना। अब देखिए, अगर आपको एक भी पता है ना कि द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज किसने? चार्ल्स डार्विन ने लिखी है, सी का 3 हो गया। बाकी आपका सारा जो है साइलेंट स्प्रिंग, रचल कार्सन, आवर कॉमन फ्यूचर, वुडलैंड आयोग, ये कम रिपोर्ट है, स्मॉल इज ब्यूटीफुल, ए एफ शुभंकर। यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन ए, 1 2 3 4 इज द राइट आंसर। यानी देखिए, एक भी अगर आपको पता था, आप सही उत्तर पर पहुंच गए। ठीक है, तो द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है? चार्ल्स डार्विन ने लिखी है। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, पानी में पानी के फ्लोराइड की अधिक मात्रा शरीर में किन अंगों को मुख्य रूप से प्रभावित करती है? देखिए, फ्लोराइड जो है वो हमारे शरीर में किसको प्रभावित करेगा? दांत और किसको? हड्डियों को प्रभावित करेगा, है ना। क्योंकि कैल्शियम और फ्लोरीन, इस दोनों का ही काम, कैल्शियम और जो फ्लोरीन है इसका काम मेन होता है हमारे दांतों को प्रोटेक्ट करना, है ना। इस जो सही उत्तर है इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। दांत की स्टडी को क्या बोलते हैं? ओडोंटोलॉजी। हड्डियों की स्टडी को क्या बोलते हैं? आप याद रखेंगे, ऑस्टियोलॉजी। कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है? तो भारत का जो सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है वो है आपका जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है भारत का सबसे क्या है? बड़ा, लार्जेस्ट बंदरगाह है। इस चीज को आप याद रखेंगे। दोस्तों, ये थे आज के सवाल। बाकी आपसे मैं मिलूंगा फिर ऐसे ही अगले टेस्ट के सॉल्यूशन के साथ, है ना। तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू। कोशिश करेंगे। आप लोग सॉल्यूशन पढ़ भी चुके होंगे, आपको मिला हुआ है ऑलरेडी पीडीएफ के माध्यम से, लेकिन दोबारा से एक बार वीडियो सॉल्यूशन में हम लोग इसकी प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 35। निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी को प्रभावित करता है? दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी को, मैं एक मिनट दूसरा कलर का ले लूं पेन, ताकि स्पष्ट दिखाई दे कि हाँ मार्क किया गया है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी को प्रभावित करता है की बात करी गई है। तो जेट स्ट्रीम का दक्षिण की ओर खिसकना, ये इसको प्रभावित करता है। बाकी और कोई प्रभाव, भाई कोरियोलिस बल यहां कैसे आ जाएगा, है ना, कोरियोलिस बल यहां कैसे आ जाएगा, इसका कोई नहीं है। बंगाली खाड़ी का निम्न दबाव, आप देखेंगे दक्षिण पश्चिम मानसून की बात अगर करी जा रही है तो मतलब यहां पर से जो मानसून आ रहा है उसकी बात करी जा रही है ना। तो बंगाल की खाड़ी तो इधर साइड है ना, तो ये ज्यादा कोई प्रभाव इस पर नहीं डालती है। इसके अलावा हिमालय पर बर्फबारी की शुरुआत मुख्य रूप से जेट स्ट्रीम क्या होता है कि यह हिमालय के और ज्यादा उत्तर की ओर खिसकने लगती है जब ठंडी का मौसम आता है, मतलब अक्टूबर नवंबर के आसपास। इसलिए आपको देखने को मिलता है जेट स्ट्रीम का दक्षिण की ओर खिसकना, यह मुख्य रूप से दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी को प्रभावित करने का एक मूल कारण माना जाता है। ठीक है, ये देखिए वापसी की दिशा, ये उत्तर पश्चिम भारत में वापस लौटता है। वर्षा लौटने के कारण ये होता है सितंबर अक्टूबर के अंत में, शुरुआत में यह दक्षिणायन होने के कारण पश्चिमी जेट हिमालय से उत्तर की ओर खिसक जाता है। ये कुछ जानकारी आपको मिल जाएगी, आपने पीडीएफ सॉल्यूशन में भी ऑलरेडी पढ़ा होगा। तो हम लोग सवाल और उत्तर पर ही ज्यादा फोकस करेंगे। आ जाइए नेक्स्ट। कॉफी का कटोरा, भारत का कॉफी की राजधानी किसे कहा जाता है ना। चिकमंगलूर अगर ऑप्शन होता तो हम उसको भी कंसीडर करते, लेकिन यहां पर एक और कर्नाटक का स्थान है जिसका नाम है कुर्ग, है ना। कुर्ग कोडागु, है ना, कहां पर है ये आपको कर्नाटक पर ही देखने को मिलेगा। मुख्य रूप से कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक कॉफी का कौन सा राज्य है? कर्नाटक ही आपको देखने के लिए मिलता है। का से कॉफी, का से कर्नाटक, काफी आसान है। नेक्स्ट, भारत में ड्रिप इरिगेशन, ड्रिप है ना, मतलब ड्रिप से जो सिंचाई आदि की जाती है उसकी बात करी गई है। सबसे ज्यादा प्रयोग कौन सा राज्य करता है ड्रिप पद्धति से सिंचाई करने का? महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। आंसर क्या होगा? आप बोलेंगे महाराष्ट्र की बात इसमें की जाती है। महाराष्ट्र इसमें टॉप पर आपको देखने को मिलता है। महाराष्ट्र सर्वाधिक क्षेत्र, और इसी से गन्ना, अंगूर, अनार, संतरा, कपास। संतरे में तो सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा? सर्वाधिक उत्पादक जिला कौन सा है? संतरे की राजधानी ऑरेंज सिटी कहा जाता है, नागपुर, है ना। नितिन गडकरी जी का
क्षेत्र। नेक्स्ट, प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं या पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण की दिशा में सही क्रम पर व्यवस्थित करना है। उत्तर से दक्षिण की दिशा में सही क्रम पर व्यवस्थित करना है। नीलगिरी, कार्डेमम, पालनी या जावादी। सबसे पहले आप ये देखिए, कार्डेमम इलायची की पहाड़ी सबसे दक्षिणी में होनी चाहिए। तो सबसे दक्षिण में 3 ऑप्शन में एग्जामिनर को भी पता है कि भैया कार्डेमम की पहाड़ी तुमको पता है कि सबसे दक्षिण में है, तो तुम उसी को सेट करोगे। मतलब एक ऑप्शन तो लेकिन फिर भी हमारा यहां पर से टाई फिस्ट हो गया, गायब हो गया, है ना। फिर आपने बोला जवादी इनमें से सबसे ऊपर है, तो जवादी को हम भेज देंगे कहां पर, ऊपर। मतलब ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया, ठीक है। जवादी सबसे ऊपर रहेगी। फिर दूसरे नंबर पर आपको देखने को मिलेगा कौन सा, आप देखेंगे जवादी है, फिर नीलगिरी है, फिर पालनी है, फिर कार्डेमम है ना। तो इस प्रकार से आप मैप के माध्यम से भी देख सकते हैं यहां पर से, है ना। और यहां पर आप जवादी को भेजेंगे पहले नंबर पर, फिर दूसरे नंबर पर आप भेजेंगे नीलगिरी को, फिर तीसरे नंबर पर भेजेंगे आप किसको, पालनी को। पालनी ऑलरेडी 3 नंबर पर है, ठीक है। और सबसे लास्ट में आप भेजेंगे कार्डेमम को। तो आपने बोला जवादी 4 आ गया, ठीक है। 4 के बाद कौन सा आ जाएगा, 4 के बाद आ जाएगा ये ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, भारत के पर्वतीय दर्रों के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस दर्रे का नाम एक प्रसिद्ध सिख गुरु के नाम पर रखा गया है। यह दर्जा उत्तराखंड और तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापार और तीर्थ मार्ग आपको देखने को मिलता है। तो माणा को भारत का आखिरी गांव पहले कहा जाता था, लास्ट विलेज ऑफ इंडिया, और अब इसी को भारत का पहला गांव कहा जाता है, माणा, है ना। कहां पर है ये, आपको उत्तराखंड पर देखने के लिए मिलता है। माणा दर्रा उत्तराखंड पर देखने को मिलता है। इसका संबंध गुरु गोविंद सिंह जी से माना जाता है, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह जी से माना जाता है, सिखों के 10वें गुरु। भारत में सबसे व्यापक क्षेत्र को कवर करने वाले वन कौन से हैं। शुष्क मौसम में 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, है ना। पत्तियां गिरा देते हैं, ऑप्शन आपको दे दिया, सवाल में ही ऑप्शन दे दिया, है ना। सवाल में ही आंसर बता दिया, पत्तियां गिरा देते हैं। मतलब पर्णपाती कहीं ना कहीं लिखा होगा। इसमें पर्णपाती नहीं लिखा, इसमें पर्णपाती नहीं लिखा, इसमें पर्णपाती नहीं लिखा, इसमें पर्णपाती लिखा हुआ है। कितना आसान। मतलब ये सवाल अगर कॉमन सेंस आप लेकर गए एग्जाम में, दिमाग लेकर नहीं गए, कॉमन सेंस भी लेकर गए, तब भी यह सवाल आपसे बन जाएगा, हाँ या ना। चलो नेक्स्ट, ये देख सकते हैं, ये जो हल्का हरा वाला क्षेत्र है ना, ये जो हल्का हरा वाला क्षेत्र है, यही है, ठीक है। यही है, आपको देखने को मिलता है। लगभग भारत का 65% से अधिक क्षेत्र यही आपको देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट, भारत के सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना कौन सी है। आप जैसे ही शुरुआत करेंगे पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही मिल जाएगा। नाम है इसका सिदरापोंग। सिदरापोंग कहां पर स्थित है सर, ये पश्चिम बंगाल पर स्थित है। पश्चिम बंगाल में भी कहां, दार्जिलिंग में स्थित है। यह लगभग 1897 के आसपास शुरू की गई थी, तो यह बात आप याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल पर। नेक्स्ट, पश्चिम बंगाल आपको पता है पहले बंगाल ही, जो कोलकाता वाला क्षेत्र था, वही भारत की राजधानी के रूप में विकसित किया जा रहा था। यहां तक कि पहले सुप्रीम कोर्ट भी वहीं पर बनाया गया था, आरबीआई का हेडक्वार्टर भी पहले वहीं पर था, आरबीआई की स्थापना भी वहीं पर की गई थी। इसके अलावा भारत की राजधानी भी वहीं पर था, है ना। 1911 में राजधानी ट्रांसफर करने की बातचीत की गई थी, राइट। और जब आरबीआई बना था 1935 में, फिर उसके बाद 1937 में उसका हेडक्वार्टर चेंज किया गया था, कोलकाता से मुंबई लेकर आया गया था, राइट। चलो, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात, सेक्स रेशियो प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाओं पर था। कितना सेक्स रेशियो था 2011 के अनुसार, ये देखिएगा ध्यान से, 2011 ही लिखा हुआ है। कुछ बच्चे मेरे से क्लास में जब मैं स्टैटिक जीके पढ़ाता हूं तो लड़ाई करने लगते हैं कि सर आप 2011 वाला पुराना आंकड़ा क्यों पढ़ा रहे हैं, है ना। आप 2021 वाला पढ़ाइए। 2021 वाली जनगणना तो हुई नहीं है, अब जो लेटेस्ट हो रही है वो 2026-27 में होगी। 2027 के लास्ट में आपको उसके आंकड़े देखने के लिए मिलेंगे। जब आंकड़े आएंगे तो हम लोग फिर वो चीजें पढ़ना शुरू करेंगे। अभी फिलहाल की अगर मैं बात करता हूं तो आंसर हो जाएगा 943। अगर यही 2001 वाला पूछा जाता तो कितना होता, 933। कितना बढ़ा है 2001 से 2011 के बीच में, ये बढ़ा है 10। तो ये बात भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, कुछ जानकारी लिखी हुई है, पढ़ लीजिएगा।
टोडा जनजाति जो बहुपति विवाह के प्रथा के लिए जानी जाती है, कहां पर निवास करती है? मुख्य रूप से टोडा जनजाति आपको नीलगिरी वाले क्षेत्र पर देखने के लिए मिलती है। नीलगिरी मतलब तमिलनाडु और उसके आसपास के क्षेत्र की बात करी गई है, यह बात याद रखिएगा। मुख्य रूप से भैंसों पर इनकी आबादी निर्भर करती है, ठीक है। भैंस से काफी ज्यादा चीजें ये आपको देखने के लिए मिलती हैं, ठीक है। युग्मों पर विचार करना है, कौन सा इनमें से सही है ना। जोड़ी नहीं मिलाने लग जाना है, ऑप्शन देख लेना, जोड़ी मिलाने वाला नहीं है, ठीक है। आपको बताना है क्या एंडीज पर्वत वलित पर्वत है, क्या अरावली अवशिष्ट पर्वत है। देखो अरावली अवशिष्ट पर्वत है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। किलिमंजारो ज्वालामुखी पर्वत है, बिल्कुल सही है। एंडीज वलित पर्वत है, बिल्कुल सही है ना। और ये वासगेस ये भ्रंशोत पर्वत है, ये भी बिल्कुल सही है। मतलब चारों ही इनमें से सही है, चारों ही इनमें से सही हैं। और अरावली तो काफी ज्यादा इसका विवाद भी चल रहा है ना। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि 100% मतलब हमारे जो वन मंत्रालय है उसने एक परिभाषा बनाई, जो 100 मीटर से नीचे का क्षेत्र होगा वो अरावली नहीं माना जाएगा। और कई पर्यावरणविदों का बोलना था कि इससे 90% जो अरावली वाला क्षेत्र है वो आरक्षण से बाहर हो जाएगा, संरक्षण से बाहर हो जाएगा, तो वहां पर खुदाई आदि कर दी जाएगी, तो अरावली खत्म। अभी अभी केंद्र सरकार ने ऐसा बोला कि यह बिल्कुल गलत बात है। हम लोग वहां पर 90% क्षेत्र ठीक है बाहर हो जाएगा संरक्षण से, लेकिन वहां खुदाई की अनुमति नहीं दे रहे हैं, है ना। सिर्फ और सिर्फ पहाड़ी की जो परिभाषा है उसको चेंज किया गया है ना। ऐसा बोलना है केंद्र सरकार का। चलो, सौर मंडल में ग्रहों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सौर मंडल में शनि ग्रह के पास ज्ञात उपग्रहों की संख्या सबसे अधिक है। सौर मंडल में शनि ग्रह के पास ज्ञात उपग्रहों की संख्या सबसे अधिक है, ये बिल्कुल सही है ना। शनि के पास सर्वाधिक उपग्रह है। बृहस्पति ग्रह अपने विशाल लाल धब्बों के लिए प्रसिद्ध है, जो वास्तव में एक विशाल तूफान है, बिल्कुल सही है। बुध और शुक्र सौरमंडल के केवल 2 ऐसे ग्रह हैं जिनके पास कोई चांद मतलब कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं है, यह भी बिल्कुल सही है। मतलब तीनों ही कथन सही हैं, सही पूछा गया है, तीनों ही सही हैं, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? इनपुट मतलब जो कंप्यूटर को आदेश दे, आउटपुट मतलब जो अगर हमने आदेश दिया है उसका आउटपुट मतलब उसका हमें आउटपुट क्या बोलते हैं, जो भी चीज बोलते हैं वो दे, ठीक है। आउटपुट को यार आउटपुट ही बोलेंगे, इतना अंग्रेजी मान लीजिएगा, है ना। प्रतिक्रिया दे, ठीक है। मॉनिटर से हम क्या करेंगे? मॉनिटर से हम देखेंगे, मतलब जो कंप्यूटर दिखा रहा है वो हम देख रहे हैं, मतलब आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर, जो हमने कमांड दी है उसको प्रिंट करके दे रहा है, तो मतलब ये भी आउटपुट, ये भी आउटपुट डिवाइस है, ये भी आउटपुट वाली डिवाइस है ना, ये भी आउटपुट वाली डिवाइस है। स्पीकर, स्पीकर से आवाज सुनाई देती है ना। माइक होता, अगर माइक होता, माइक इनपुट है, माइक से हम आवाज अंदर भेजेंगे, है ना। और स्पीकर तो आउटपुट है ना, स्पीकर से हमको सुनाई देगा। स्कैनर से अंदर कोई भी जानकारी हम कंप्यूटर के भेजेंगे, तो ये इनपुट डिवाइस है ना। तो ये याद करने वाली चीज नहीं है, ये समझने वाली चीज है, ठीक है। यहां फोटो आपको मिल जाएगी, ये रहा प्रिंटर, ये रहा मॉनिटर, है ना, ये रहा प्रोजेक्टर, ये ग्राफिक कार्ड, ये सारी चीजें आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट, IPv6, आईपी मतलब क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन नंबर 6 एड्रेस कितने बिट्स का होता है? कितने बिट्स का होता है? तो आप बोलेंगे ये IPv6 है। V6 128 बिट का होता है, बिट्स का होता है। इसके अलावा अगर IPv4 होता 32 बिट का होता, 32 बिट का होता। इथोपिया की राजधानी क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट? इथोपिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी मिला हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। इसके अलावा इथोपिया ब्रिक्स का मेंबर भी बन गया, ब्रिक्स का फाउंडिंग मेंबर इंडिया भी है ना। तो इथोपिया काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। राजधानी आप बोलेंगे आदिश अबाबा। केन्या की राजधानी नैरोबी। खार्तूम सूडान की राजधानी है ना। इसके अलावा आपने बोला मोगादिशु। मोगादिशु किसकी राजधानी है? आपने बोला सोमालिया, मोगादिशु, ठीक है। जॉर्डन की राजधानी क्या है? जॉर्डन, जाडॉन किसके पास? अम्मा के पास। जाडॉन अम्मा के पास, अम्मी जान कहती थी,
कोई भी धंधा छोटा या बड़ा नहीं होता है ना। तो जा डॉन अम्मा जी के पास, ठीक है। चलो कहां गया, हाँ ये सवाल अगला 50 नंबर क्वेश्चन। आप ये सारे ऑप्शन याद कर लीजिएगा, दमिश्क, बेरूत, है ना, सारे ऑप्शन आपको पता होना चाहिए। आपके एग्जाम में कोई भी आ सकता है ना। ऐसा नहीं है कि जो इस सवाल में, इस एग्जाम में, यहां पर मॉक टेस्ट में था सिर्फ वही आएगा, है ना। ये सिर्फ मॉक टेस्ट है, प्रैक्टिस के लिए आप पढ़ चुके हैं, जो आप पढ़ चुके हैं आप उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं कि आप कितने पानी में है आपकी तैयारी, राइट। चलिए यहां पर आपको बताना है कि कौन सा पकवान क्या है। भाई साहब ये सवाल बड़ा खतरनाक है, जीभ एकदम लालच से भर गई है ना, जी ललचाए रहा ना जाए, लेकिन क्या कर सकते हैं, चलो पढ़ाई करिए। जलेबी क्या है भैया, जलेबी तेल में गहरा तेल, चाशनी। चाशनी से दो ही चीजें जुड़ी हो सकती हैं, या तो रसगुल्ला या तो जलेबी, है ना। तो आप बोलेंगे यहां पर जलेबी आ गई, क्योंकि रसगुल्ला तो दूध का स्कंदन हो गया, ठीक है। तो आपने बोला ए को मिला दिया हमने 3 के साथ, ए को मिला दिया हमने 3 के साथ, और हमने 3 को मिला दिया 2 के साथ, सी को मिला दिया हमने 2 के साथ, है ना। तो आपने देखा कि ये वाला ऑप्शन यहां से गलत हो गया, यहां से गलत हो गया, और ये वाले ऑप्शन यहां से गलत हो गए, यहां से गलत हो गए। तो कौन सा ऑप्शन बचा, आप बोले एक ही ऑप्शन बचा सही, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी ही बस बिल्कुल सही बचा, बाकी सब गलत, टाटाएं फिस, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अरे कंप्यूटर जी आगे बढ़िए। हाँ ये आपको लिखा भी मिल जाएगा, पढ़ लेना बढ़िया तरीके से। भारत की पहली एआई संचालित आंगनबाड़ी कौन सी है। आंगनबाड़ी आपके आसपास होगी, है ना। तो वही एआई से उसको रेगुलेट किया जा रहा है। ऐसी आंगनबाड़ी आपको मिलती है महाराष्ट्र के अंदर। कहां पर, महाराष्ट्र के अंदर। कौन सी आंगनबाड़ी है, वर्धधामना। वर्धधामना, ये नागपुर जिले के अंदर आपको एक आंगनबाड़ी देखने के लिए मिलती है। नागपुर जिले के अंदर आपको आंगनबाड़ी ये वाली देखने के लिए मिलती है। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाया गया, ठीक है। आपको यह बताना है कि जिसकी अवधि बढ़ाने संबंधी वैधानिक प्रस्ताव को संसद में हाल ही में मंजूरी प्रदान की गई है। किस तिथि को राष्ट्रपति शासन लगाया गया है, यह आपको बताना है। तो एग्जैक्ट डेट आप नहीं याद रखिए, चल जाएगा। मंथ आपको याद रखना है ना। फरवरी 2025, फरवरी 2025, फरवरी मतलब जिसमें महीने होते हैं थोड़े कम, 28 महीने, उसी फरवरी 2025 में लागू किया गया था राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन क्यों लागू किया गया, जाति संघर्ष हो रहा था, सरकार रोकने में असफल रही, तो सरकार को बोला गया कि आप नहीं रोक पा रहे हैं, आपका ये तंत्र जो है वो विफल है, तो आप इस्तीफा दे दीजिए। तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। एन वीरेन सिंह मुख्यमंत्री थे, तो आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लग गया है। अब यहां पर देखने को मिल रहा है कि उसको संसद में हाल ही पर उसकी अवधि को बढ़ाने के लिए प्रस्ताव को दिया गया है ना। नेक्स्ट, दुनिया की पहली पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी, ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी, ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी, है ना। ज्ञान भारतम मिशन याद आ रहा है, ज्ञान भारतम मिशन याद आ रहा है। कहां पर की बात करी गई है, भारत की बात करी गई है, सारे जहां से अच्छा, है ना। चलो, ऑपरेशन सिंदूर का सबसे छोटा योद्धा के रूप में किसे सम्मानित किया गया, श्रवण सिंह। मतलब जहां पर एक तरफ जब ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था तो पाकिस्तान के बड़े बड़े लोगों की हवा टाइट हो गई, वहीं हमारे देश का एक छोटा सा 10 साल का बच्चा, वो लड़ाई तो नहीं कर सकता कि बंदूक लेकर चला जाए, है ना। हम लोग इतने भी कायर नहीं, इतने भी अभी कमजोर नहीं हुए कि एक बच्चे से युद्ध करवाना पड़े, लेकिन ये बच्चे को कुछ करना था। और देखिए इस बच्चे ने बहादुरी कैसे की, जो सैनिक युद्ध लड़ रहे हैं उनकी सहायता, उनको कुछ खाने पीने का चाहिए, उनकी कुछ जिस भी प्रकार से सहायता हो सकती है वो कर रहा है। नाम श्रवण सिंह, है ना। देखिए ऑपरेशन सिंदूर में सबसे छोटा योद्धा के रूप में इसको चिन्हित किया गया है। श्रवण सिंह पंजाब के फिरोजाबाद में ताराबाही गांव में रहने वाला एक 10 वर्षीय स्कूल का छात्र था। यह मई 2025 में जब भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर के तहत तैनाती की थी, तब इन्हें नन्ही बालक ने भीषण गर्मी और गोलीबारी के खतरे के बीच सैनिकों की निस्वार्थ सेवा की। अपने घर से लगातार सैनिकों के लिए पानी, लस्सी, दूध, बर्फ पहुंचाता रहा। समझ पा रहे हो, तो 10 साल का है। भारत ने यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के साथ जिस व्यापार एवं आर्थिक भागीदारी समझौते हस्ताक्षर किए हैं वो कब से लागू होने की बात करी गई है। मतलब यूरोप के साथ हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट
की बात करी थी ना, वो अक्टूबर से लागू हुआ था, गांधी जी के बर्थडे से लागू हुआ था। आप ऐसा याद कर लीजिए, गांधी जी का बर्थडे 2 तारीख को होता है, ये 1 तारीख से लागू हुआ था, मतलब अक्टूबर से लागू हुआ था, शुरुआत के अक्टूबर से लागू हुआ था, ऐसा याद करना है, ठीक है। हाल ही में जिन 3 डिफेंस पीएसयू को मिनी रत्न का दर्जा दिया गया है, उनमें से कौन सा शामिल नहीं है? इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? MIL शामिल है, AVNL शामिल है, OIL शामिल है, यंत्र इंडिया लिमिटेड, ये क्या है भैया? ये शामिल नहीं है, ठीक है, यंत्र इंडिया लिमिटेड। किस IIT ने रसायन विज्ञान विभाग की एक शोध टीम के लिए एक फ्लोरेंस सेंसर विकसित किया है? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा IIT गुवाहाटी ने ऐसा किया है, राइट। नेक्स्ट, होप मिशन का संबंध किस अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन से है? बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट? क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी अरब देश ने अपना कोई सैटेलाइट वगैरह लॉन्च किया है, इसलिए यह चर्चा में आपको देखने को मिल जाता है। अरब राष्ट्र या मुस्लिम बहुल देश द्वारा भेजा गया पहला अंतर्ग्रहीय मिशन आपको देखने के लिए मिलता है। अंतर्ग्रही की बात करी गई है, मतलब किसी ना किसी दूसरे ग्रह में भेजा जा रहा है। कौन से ग्रह में भेजा जा रहा है? मंगल ग्रह में भेजा जा रहा है, मंगल, है ना, मंगल ग्रह में भेजा जा रहा है, मार्स में भेजा जा रहा है। नेक्स्ट, फास्ट पेट्रोल वेसल एचएल के संबंध में असत्य कथन बताइए। ये गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाया गया है, बिल्कुल सही है। आज फास्ट पेट्रोल वेसल की श्रृंखला में 6वां है, नहीं साहब 5वां है, ठीक है, 5वां है, तो मतलब गलत तो हमें मिल गया, ये वाला गलत है। इसका पोत में लगभग 80% स्वदेशी है, बिल्कुल सही, इसीलिए तो चर्चा में है भैया, इसीलिए तो चर्चा में है कि 80% स्वदेशी चीजें लगाई गई हैं। और जलावतरण मतलब जल में कहां पर इसको टेस्टिंग कहां पर लॉन्च किया गया है? गोवा में लॉन्च किया गया, ये भी बिल्कुल सही, गोवा के द्वारा बनाया गया तो गोवा में ही लॉन्च किया जाएगा। कॉमन सेंस, मतलब जहां पर अलग जगह लॉन्च किया जाएगा वो वाले चीजें आप ज्यादा अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। हरियाणा सरकार द्वारा वन की नई परिभाषा के अनुसार कोई भी भूमि तभी वन मानी जाएगी। देखिए, अभी जो अरावली वाला आया ना, है ना, कि 100 मीटर से अगर ज्यादा होगी तो वन है, 100 मीटर से कम हुई, 100 मीटर से ज्यादा हुई तो पहाड़ी है, नहीं तो पहाड़ी नहीं। उसकी शुरुआत कैसे होती है? हरियाणा सरकार ने एक नई परिभाषा बनाई कि जंगल क्या होंगे। इसमें बोला कि न्यूनतम क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या 2 हेक्टेयर हो, तब उनका कैनोपी घनत्व, मतलब जो घनत्व है जंगलों मतलब पेड़ों के आसपास रहने का, वो जो है 40% या उससे अधिक हो तब। इससे क्या हुआ? इससे बहुत सारा जो जंगलों का क्षेत्र था, पेड़ों का क्षेत्र था, वो अब जंगल नहीं है। अगर जो जंगल नहीं है तो उनका संरक्षण खत्म हो गया, है ना। बस वही बात यहां पर करी गई और इसी चीज का विवाद भी रहा था, इसी चीज का विवाद भी यही रहा था, ठीक है। भारत के पहले तितली अभयारण्य के रूप में किसे नामित किया गया? आप बोलेंगे अरालम वन्यजीव अभयारण्य को। एशियाई खेल 2026 का आयोजन कहां किया जाएगा? तो एशियाई खेल 2026 की बात करी गई है, नागोया आइची जापान में किया जाएगा, नागोया आइची जापान में किया जाएगा। ऐश्वर्य प्रताप सिंह का संबंध कौन से खेल से है? निशानेबाज हैं, है ना, शूटर हैं। निकल निष्कर्षण को नई हाइड्रोजन प्लाज्मा विधि की खोज किस शोधकर्ताओं ने, किस देश के शोधकर्ताओं ने करी है? आप बोलेंगे जर्मनी के शोधकर्ताओं द्वारा करी गई है, ऑप्शन नंबर ए। MS स्वामीनाथन शताब्दी अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया, उद्घाटन किसने किया? तो आप बोलेंगे जो नरेंद्र मोदी जी हैं, भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री उनके द्वारा किया गया है, ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल सरस्वती नदी के किनारे स्थित नहीं था? भैया नहीं, ध्यान से पढ़ लेना। अगर हड़प्पा सरस्वती नदी के किनारे स्थित था, तुमने ये पढ़ लिया, पहला ही ऑप्शन मारोगे, कट आंसर, आगे बढ़ जाओगे। याद रखना, दैमाबाद, दैमाबाद प्रवरा नदी के किनारे आपको देखने के लिए मिलता है, जिसको गोदावरी से संबंधित माना जाता है। चलो नेक्स्ट, बस बस, चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। जय हिंद। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम देखेंगे सॉल्यूशन सेट नंबर 19 का। तो चलते हैं फटाफट से सॉल्यूशन की ओर और देखते हैं पहला प्रश्न क्या दिया गया है। प्रश्न है कि अशोक के दूत धर्मरक्षित को किस क्षेत्र में भेजा गया था? श्रीलंका, यवन प्रदेश या मध्य एशिया महामेद
या उपरांत? तो अशोक के दूत रहे धर्मरक्षित, इन्हें कहाँ पर भेजा गया था? तो सभी के दिमाग में एक बार को श्रीलंका आ गया होगा, क्योंकि हमने हमेशा पढ़ा है कि अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। पर आपको बता दें, धर्मरक्षित अशोक के महामात्र थे। महामात्र धर्म में, यानी कि इनके समय में इन्होंने बौद्ध धर्म को फॉलो करा, तो जो सबसे ऊंची पोस्ट होती थी, धार्मिक पोस्ट, उसको महामात्र कहा जाता था। तो महामात्र थे धर्मरक्षित, और इन्हें यवन प्रदेश भेजा गया था, ग्रीक भेजा गया था। चलो आओ, अगला प्रश्न देखते क्या है। दादा भाई नरोजी द्वारा प्रतिपादित धन का बहिर्गमन, ड्रेन ऑफ वेल्थ, सिद्धांत का प्राथमिक आधार, आर्थिक आधार क्या था? जमींदारी, औद्योगिकरण, लगान या भुगतान? दादा भाई नरोजी ने एक किताब लिखी, ड्रेन ऑफ वेल्थ, यानी कि भारत की संपत्ति, भारत का पैसा किस तरीके से विदेश जा रहा है, और जो विदेश जाता है उसका 1% भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की जनता पर खर्च नहीं करती। यानी हम जो भुगतान कर रहे हैं उसका कोई भी प्रॉफिट हमें नहीं मिलता है। तो भुगतान के ऊपर यह किताब को एक्सप्लेन किया गया था कि किस तरीके से जो भारत की जनता भुगतान करती है उसका फायदा अंग्रेज उठा रहे हैं। हमारा ही सामान हमसे लेकर के हमें ही बेच देते हैं वो। आए, अगला प्रश्न है क्या है। असहयोग आंदोलन 19, 20 और 22 को महात्मा गांधी द्वारा किस हिंसक घटना के कारण अचानक वापस ले लिया गया था, जिससे आंदोलन स्थगित हो गया था? काकोरी चोरी, चोरी चोरा होना चाहिए था भैया, बारदोली और दांडी। असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा 1920 में चालू किया गया। असहयोग आंदोलन एक अहिंसक प्रदर्शन था, लेकिन 1922 में फरवरी में चोरी चोरा कांड हो गया। चोरी चोरा कांड होने की वजह से गांधी जी को यह आंदोलन वापस लेना पड़ा। चोरी चोरा कांड में हुआ क्या था, गोरखपुर में एक पुलिस स्टेशन के अंदर 22 पुलिसकर्मियों को बंद कर दिया और उन्हें आग लगा दी। अब इससे हिंसा हुई, तो गांधी जी ने अपना ये आंदोलन वापस लिया और कहा कि पहले तो लोगों को ये सिखाना ही पड़ेगा कि अहिंसा का अर्थ क्या होता है। 1922 में गांधी जी ने अपनी एक पत्रिका, जिसका नाम यंग इंडिया था, जो 1919 से लेकर के 1931 तक चलाई गई थी, उसी यंग इंडिया में 3 लेख अंग्रेजों के खिलाफ लिख दिए थे। इस वजह से 1922 में गांधी जी को भारत के अंदर पहली बार गिरफ्तार, गिरफ्तार नहीं यह शब्द यूज करना चाहिए, कारावास, क्योंकि गिरफ्तारी का मतलब होता है कि पुलिस ने आपको गिरफ्तार किया, आपसे पूछताछ की और छोड़ दी। कारावास का मतलब होता है आपके ऊपर केस चला और आपको जेल हुई। तो अगर प्रश्न बने कि गांधी जी को भारत में पहली बार कब गिरफ्तार किया गया, तो आंसर होगा 1919 पलवल। 10 अप्रैल 1919 को पलवल में उन्हें गिरफ्तार किया गया था और 11 अप्रैल को छोड़ दिया गया था। लेकिन उनके ऊपर कोई भी केस नहीं था, ना ही उन्हें जेल हुई। लेकिन 1922 में उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ 3 आर्टिकल लिखे थे अपनी पत्रिका यंग इंडिया में, इसीलिए गांधी जी को 6 वर्ष की सजा सुनाई गई। हालांकि उनको साबरमती जेल में, फिर यरवदा जेल में भी पहुंचाया गया, लेकिन उनको पेट की समस्या हुई। 1924 में पेट का ऑपरेशन हुआ, उसके बाद गांधी जी को रिहा कर दिया गया और 1924 में ही गांधी जी ने बेलगांव में अधिवेशन भी किया था। काकोरी की बात करें तो काकोरी राम प्रसाद बिस्मिल, जिन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी 1924 में, उसी के लिए कुछ धन की आवश्यकता थी, इसीलिए काकोरी रेलवे स्टेशन पर 1925 में ट्रेन को लूटा गया। ट्रेन का नाम था 8 डाउन। अब इस ट्रेन को लूटा गया, यही घटना काकोरी रेल एक्शन कहलाती है। चोरी चोरा 1922 में हुई। बारदोली की बात करें तो बारदोली 1928 में हुई थी, और यह किसान आंदोलन था जिसके नेता थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनको नाम भी सरदार यही मिला था। जो बारदोली घटना हुई, बारदोली आंदोलन हुआ, उसी में जब सरदार जी सफल हुए, बेसिकली उनका नाम था वल्लभ भाई पटेल, लेकिन जब वो सफल हुए तो लोगों ने, वहां की महिलाओं ने उनको नाम दिया था सरदार। दांडी की बात करें तो यह सबने अवज्ञा आंदोलन का ही भाग था, जो 1930 में गांधी जी द्वारा शुरू किया गया। ये 12 मार्च 1930 में शुरू हुआ था और यह 6 अप्रैल को जाकर के दांडी में खत्म हुआ। तो शुरू हुआ था ये साबरमती से और खत्म हुआ ये दांडी में। और ये जो दूरी है, इन्होंने लगभग 24 दिनों में पूरी की थी, और दूरी तय की गई थी 241 मील।
और 6 अप्रैल को गांधी जी ने दांडी के तट पर नमक बनाया और उसको चखा और कहा भारत का कोई भी नागरिक ये नमक बना सकता है और इसके ऊपर हम कोई भी कर नहीं देंगे। तो प्रश्न बनता है कि गांधी जी ने नमक कर कब तोड़ा? तो नमक कानून कब तोड़ा? कर ने नमक कानून कब तोड़ा? तो हम कहेंगे 6 अप्रैल को नमक कानून तोड़ा था। और इस समय जो भारत के वायसराय हैं वह इरविन चल रहे थे, इसीलिए 1931 में गांधी और इरविन समझौता हुआ था। आए अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, इस पे टिक तो कर दें जरा। सही आंसर क्या हो जाएगा? चोरी चोरा। अगला देखें, निम्न में से कौन सा कृषक विद्रोह नहीं था? तो अरुविमपुरम, चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद आंदोलन। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा आंदोलन है जो एक किसान आंदोलन नहीं था। तो देखें, चंपारण ये किसान से जुड़ा हुआ है, 3 गठीय प्रणाली। खेड़ा ये किसान से जुड़ा हुआ है। अहमदाबाद ये मिल मजदूरों से है, किसानों से नहीं जुड़ा हुआ है। और अरुविमपुरम की बात करें तो ये भी आंशिक रूप से किसानों से जुड़ा हुआ है, जो 1888 में नारायण गुरु ने केरल में शुरू करा था। हालांकि ये जाति और धर्म से जुड़ा हुआ मुद्दा था, लेकिन इसमें किसानों की भी समस्याओं को रखा गया, इसलिए आंशिक रूप से अरुविमपुरम जो है यह भी एक किसान आंदोलन हुआ। यह हुआ था 1888 में और नारायण गुरु ने किया था। नारायण गुरु इन्होंने दलितों के लिए सबसे ज्यादा काम किया केरल के अंदर। चंपारण की बात करें तो 1917 और ये भी एक किसान आंदोलन था, 3 कठिया प्रणाली के विरोध में। खेड़ा की बात करें तो 1918 और यह भी एक किसान आंदोलन था, जिसमें गांधी जी प्रमुख नेता और इनके सपोर्टर बन के गए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और इंदुलाल याग्निक। इंदुलाल याग्निक और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गांधी जी को खेड़ा के सारे गांवों का दौरा करवाया और बताया कि अकाल की वजह से नहीं, बारिश नहीं हुई, सूखा पड़ गया, तो अकाल की स्थिति पड़ गई। अब अकाल की वजह से वे कर देने में सक्षम नहीं थे, इसलिए अंग्रेजों ने 1919 का कर किसानों को माफ कर दिया था। अहमदाबाद की बात करें तो ये 1918 में हुआ और यह एक मिल मजदूर आंदोलन था और गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल इसी में की थी, 21 दिनों की भूख हड़ताल की थी। और भी बातें हैं इससे जुड़ी हुई, जैसे प्रश्न पूछ लेते हैं कि किसने मिल मजदूर आंदोलन में गांधी जी को बुलाया था? तो सारा भाई पटेल की बहन थी अनुसुईया साराभाई पटेल, एक समाज कार्यकर्ता थी। तो समाज सुधार के चलते उन्होंने गांधी जी को चिट्ठी भेजी कि अहमदाबाद मिल मजदूर में मैं शामिल हूँ। तो यह एक किसान आंदोलन नहीं था, बाकी सारे किसान आंदोलन रहे। आए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा किस वर्ष किया? प्रश्न है कब्जा किस वर्ष किया, ये प्रश्न नहीं है कि राजधानी कब बनाई। ठीक है, तो 1498 में, 1530 में, 1510 में, 1542 में। भारत के अंदर 1498 में पहला पुर्तगाली वास्को डिगामा आया था और एक कालीकट बंदरगाह पर उतरा, जमहूरी ने उसका स्वागत किया। फिर ये 1502 में फिर से आया, 1524 में फिर से आया और 1524 में ही इसकी कोच्चि में मृत्यु हो गई थी इसकी तीसरी यात्रा के दौरान। इसके बाद में बात करते हैं दूसरे पुर्तगाली जो आए वो अल्वारेज थे। इसके बाद पहले पुर्तगाली गवर्नर बन के जो आए उनका नाम था अल्मीड़ा। अल्मीड़ा ये 1505 से लेकर के 1509 तक लगभग रहे थे। इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई। 1509 से लेकर के कहानी शुरू होती है 1515 तक, जिनका नाम है अल्बुकर्क। और अल्बुकर्क ही गोवा को आदिल शाह से छीन लेते हैं और उस पर अधिकार कर लेते हैं। तो 1510 में अल्बुकर्क गोवा के अंदर अपनी कॉलोनी बसाना शुरू करते हैं, वहां सती प्रथा रोक देते हैं। सेंट जेवियर चर्च का निर्माण भी 1515 में अल्बुकर्क ने करवाया था। 3G पॉलिसी भी चलाते हैं। 1G का मतलब है गोल्ड, 1G का मतलब है गॉड और 1G का मतलब है ग्लोरी, यानी कि यहाँ का गॉड हमारा, यहाँ का गोल्ड हमारा और यहाँ पर पुर्तगालियों की ग्लोरी होनी चाहिए। तो अल्बुकर्क ने ही 3G पॉलिसी भी चलाई थी। 1510 में इसने कब्जा कर लिया था और 1530 में जाकर के इसको गोवा को राजधानी बनाया था पुर्तगालियों ने। पुर्तगालियों की पहली राजधानी कोच्चि हुआ करती थी, जहाँ उन्होंने अपना पहला क्या कहते हैं फैक्ट्री लगाई थी। ठीक है, कोच्चि में। उसके बाद गोवा राजधानी शिफ्ट की। तो किसने की? तो अल्बुकर्क के बाद में नीनो दा कुन्हा आए थे। नीनो दा कुन्हा, उन्होंने आकर के क्या करा, यहाँ पर फैक्ट्री लगा ली थी। आए अगला प्रश्न देखते हैं। हल्की की संधि किनके मध्य हुई? बढ़िया प्रश्न है। अंग्रेज और होलकर के मध्य, निजाम और बाजीराव के मध्य, या अंग्रेज और भोसले के मध्य, और मराठा और मैसूर के मध्य? तो जलकी की जो संधि है वह अंग्रेज और होलकर के
मध्य में हुई थी। तो जब आंग्ल मराठा युद्ध चल रहे थे, तो आंग्ल मराठा द्वितीय युद्ध जब समाप्त हुआ, होलकर ही मानने को तैयार नहीं थे, तो उनके ही साथ राजपुर घाट की संधि भी हुई थी और उनके साथ में हल्की की संधि भी हुई थी। अगर हम आंग्ल मराठा युद्ध की बात करें तो 1775 से लेकर के 1782 तक युद्ध चला, जिसे कहा जाता है आंग्ल मराठा प्रथम युद्ध। इसके बाद 1802 में बसीन भाग जाते हैं बाजीराव द्वितीय, जो अंतिम पेशवा भी हुए, अंग्रेजों से संधि करते हैं, बसीन की संधि। इसी वजह से 1803 अंग्रेज जो है वह मराठाओं के खिलाफ लड़ते हैं बाजीराव को द्वारा गद्दी पर बिठाने के लिए। तो 1803 से लेकर के, ठीक है, गद्दी पर बिठाते हैं। उसके बाद मराठा और उनके जो प्रमुख होते हैं ग्वालियर से और नागपुर से, वो लड़ाई करते हैं अंग्रेजों से। तो 1803 से लेकर के 1805 तक, 1805 में ही हल्की संधि होती है, हल्की संधि, क्योंकि जो बसीन की संधि हुई थी उससे होलकर, सिंधिया और गायकवाड़ तो अंग्रेजों के दोषी थे, और भोंसले नागपुर से थे, गायकवाड़ बड़ौदा से थे, सिंधिया ग्वालियर से थे और होलकर इंदौर से थे। तो जब बसीन की संधि हुई, तो बसीन की संधि में एक क्षेत्र जिससे 26 लाख की इनकम होती थी, वो अंग्रेजों के हाथ चली गई। तो बाजीराव द्वितीय के इस डिसीजन से ये लोग खुश नहीं हुए और इन्होंने सोचा क्यों ना हम अंग्रेजों के ऊपर अटैक करें, उन्हें हरा दें। और यहीं से फिर कहानी शुरू होती है आंग्ल मराठा द्वितीय युद्ध। तृतीय युद्ध की बात करते हैं। 1817 पुणे की संधि से ये कहानी शुरू होती है और 1818 में बाजीराव द्वितीय के आत्मसमर्पण पर यह कहानी खत्म होती है और पेशवा का पद भी समाप्त हो जाता है। इन युद्धों के बीच में कई संधियां हुई है। चल आगे देखें, अगला प्रश्न देखें क्या है। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा ब्रिटिश गवर्नर जनरल और उनकी प्रमुख नीति घटना के साथ सही ढंग से मेल नहीं खाता। अच्छा, एक तरफ हमें गवर्नर दिए हैं और एक तरफ उन गवर्नर के द्वारा चलाई गई व्यवस्थाएं, तो हमें मैच करना है कौन सी सही है कौन सी नहीं है। लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात करें, स्थायी बंदोबस्त शुरू करा इन्होंने, बिल्कुल सही बात है। लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि, ये वाली बात भी सही है। लॉर्ड डलहौजी ने रेलवे का विस्तार करा, बिल्कुल सही है 1853 में। रॉबर्ट क्लाइव ने रिंग ऑफ फेंस करा, नहीं, सिक्योरिटी के पर्पज से जो रिंग ऑफ फेंस है यह वॉरेन हेस्टिंग ने चालू किया था, वॉरेन हेस्टिंग ने, ठीक है। तो ये वाला जोड़ा अपना गलत है, बाकी सही है। स्थायी बंदोबस्त 1793 में बंगाल के अंदर शुरू किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ऐसे ही स्थायी बंदोबस्त से जुड़ी हुई है रैयतवाड़ी और महलवाड़ी। रैयतवाड़ी 1820 में शुरू हुई थी, थॉमस मनरो ने इसका आइडिया दिया और यह मद्रास वाले क्षेत्र, असम वाले क्षेत्र और बॉम्बे वाले क्षेत्र में लगाया गया, जिसमें किसान सीधा कर दिया करते थे अंग्रेजों को। 1822 में आया महलवाड़ी, ये उत्तर पश्चिमी जैसे पंजाब, आगरा, इन क्षेत्रों में लगाया गया। इसमें एक गांव का एक मुखिया होता था, वह किसानों से कर वसूल करता था और वही कर इकट्ठा करके अंग्रेजों को दिया करता था। हॉल्ट मैकेंजी नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने महलवाड़ी का आइडिया दिया। हालांकि महलवाड़ी और रेतवाड़ी जब लागू की गई, उस समय जो वायसराय हैं, वह वायसराय नहीं, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हैं, क्योंकि वायसराय 1858 के बाद में आएंगे। तो 1820 1822 के दौरान में वॉरेन हेस्टिंग द्वितीय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया चल रहे थे, ठीक है। चलो आ जाए, अगला प्रश्न देखें। तो इसमें सही कौन सा वो तो बता दें। ये जोड़ी जो है ये मिल नहीं रही, मिले नहीं रही है, बाकी सब मिल रही। अष्टप्रधान का विघटन किस मराठा सम्राट द्वारा किया गया था। अष्टप्रधान का विघटन किस मराठा साम्राज्य द्वारा किया गया था। ताराबाई, सांबाजी, शाहूजी, राजाराम। अष्टप्रधान 8 प्रमुख मंत्री हुआ करते थे जो पेशवा के दरबार में रहते थे, जैसे कि बाकिया नवीश हैं, जैसे कि दाविर हैं, जैसे कि चिटनिस हैं, जैसे कि मजूमदार हैं। ऐसे कुछ लोग मिलकर के 8 मंत्रियों का एक समूह बनाते थे जो अलग अलग डिपार्टमेंट को देखा करते थे। उन्हें कहा जाता था अष्टप्रधान, जिनकी शुरुआत शिवाजी महाराज ने की। लेकिन संभाजी महाराज के समय पर अष्टप्रधान की जो वैल्यू है वह डाउन हुई, क्योंकि इन्होंने अपना खुद का प्रमुख एक जो लेखक है उनको रखा था। कमेंट करके बताना उन लेखक का नाम क्या है। चलो थोड़ा सा हिंट देते हैं, उनके नाम में कलश आता है और अभी रिसेंट जो छावा मूवी है उनमें उनका कैरेक्टर बड़ा दमदार दिखाया गया है। देखते हैं कितने लोगों को पता है
कि सांबा जी के जो प्रमुख कवि थे उनका नाम क्या है। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा एक और चीज बताइए, पीछे जो हम क्लास में पीछे जो हम क्वेश्चन की चर्चा कर रहे थे इस पर थोड़ा सा एक नजर मारे। शायद मैंने ये बोल दिया है कि जब रैयत बाड़ी और महल बाड़ी लगा तो इस समय वॉरेन हेस्टिंग चल रहे थे। ये वाली बात सही है, वॉरेन हेस्टिंग ही चल रहे थे, लेकिन मैंने ये शायद गलत बोल दिया फ्लो में। 1820 में रैयतबाड़ी लगा था और 1822 में महलबाड़ी। लेकिन यहाँ जो वॉरेन हेस्टिंग द्वितीय हैं ये बंगाल के गवर्नर जनरल चलेंगे, तो गवर्नर जनरल है पर यहाँ भारत शब्द नहीं, अभी बंगाल आएगा, तो मैंने फ्लो में भारत शब्द बोल दिया है। भारत शब्द आएगा 1833 का, जब चार्टर्ड एक्ट आ जाएगा उसके बाद फिर जो पद है वह बंगाल का गवर्नर जनरल ना होकर के भारत का गवर्नर जनरल बनेगा। ठीक है, इसलिए बता दिए वरना बच्चे बाद में परेशान हो गए, अरे मैम आपने बंगाल की जगह भारत बोल दिया। ठीक है, चल आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न देखें कि संधि ने 1765 में अवध की राजनीतिक स्थिति को प्रभावित किया। श्रीरंगपट्टनम की संधि थी, मद्रास की संधि थी, इलाहाबाद की संधि थी या मंगलौर की संधि थी? कौन सी संधि थी? तो सबसे पहले तो हम प्रश्न में जो दिया गया उसकी संधि की चर्चा कर लें, बाकी फिर जो और संधियां दी गई हैं हम उनकी चर्चा कर लेंगे। 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी दो, एक 12 अगस्त 1765 और एक 16 अगस्त 1765। पर ये इलाहाबाद की संधि हो क्यों रही है, इसके लिए हम जानेंगे 22 अक्टूबर में जो युद्ध हुआ। तो 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था। बक्सर के युद्ध में हुआ क्या, तो एक तरफ थे शाह आलम द्वितीय, ये मुगल शासक थे, तो शाह आलम द्वितीय, और कौन था, अवध के नवाब थे जिनका नाम था शुजा-उद-दौला, और इनको बुलाकर कौन लाया था लड़ाई करने के लिए, मीर कासिम। इन तीनों ने मिलकर के तय करा कि वह अंग्रेजों को हरा देंगे और युद्ध हुआ बक्सर का। किसका? बक्सर युद्ध। एक तरफ अंग्रेज थे और अंग्रेज का जो सेना है उसका नेतृत्व कर रहे थे हेक्टर मुनरो, या मुनरो हेक्टर ने कहा जाता है, तो हेक्टर मुनरो। इसमें हेक्टर मुनरो की जीत हो जाती है और ये तीनों ही पराजित हो जाते हैं। जब ये तीनों पराजित होते हैं तो उस समय बंगाल का गवर्नर जो है वो रॉबर्ट क्लाइव चल रहा था। तो रॉबर्ट क्लाइव शाह आलम द्वितीय मुगल से दीवानी और निजामत ले लेते हैं बंगाल की, यानी ड्यूअल गवर्नमेंट स्टार्ट हो जाती है, और इनसे कहते हैं कि हम आपको 26 लाख रुपए सालाना पेंशन देंगे, तुम अपनी गद्दी पे चुपचाप बैठो। जो शुजा-उद-दौला है, जो अवध के नवाब है, इन पे 50 लाख जुर्माना लगाया जाता है और अवध इनको दे दिया जाता है। ठीक है, मीर कासिम, इन्हें कुछ नहीं दिया जाता, इन पे जुर्माना लगाकर इन्हें भगा दिया जाता है। तो भाई अब जब ये युद्ध समाप्त होता है 22 अक्टूबर को है, तो अब अगला साल लग गया। तो एक होती है 12 अगस्त 1765 को संधि, ये पहली संधि है, और एक होती है 16 अगस्त 1765 को, ये दूसरी संधि है। और किसकी? इलाहाबाद की पहली और दूसरी संधि। जो पहली संधि है ये मुगल शासक के साथ हुई, शाह आलम के साथ में, और इनसे दीवानी और निजामत अंग्रेजों ने ले ली। ठीक है, और दूसरी हुई अवध के नवाब के साथ में जिनका नाम था शुजा-उद-दौला। और शुजा-उद-दौला को यह अवध तो लौटा देते हैं, लेकिन 50 लाख जुर्माना लगाने के बाद। अवध अंग्रेजों को इतना पसंद था कि अवध को ये लोग चेरी कहा करते थे। आपको कमेंट में बताना है कि कौन सा व्यक्ति, कौन सा वायसराय या गवर्नर जनरल था जो अवध को चेरी कहा करता था। चला जी, तो भाई इलाहाबाद की संधि जो है यह हुई थी 1765 में। अब बाकी जो संधियां हैं उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखे जरा, आंग्ल मैसूर 4 युद्ध हुए। अगर हम बात करें किसकी, आंग्ल मैसूरी युद्ध की, तो आंग्ल मैसूर युद्ध 4 हुए थे और इनके मध्य में 3 संधियां। पहले युद्ध की बात करें तो ये 1767 से लेकर के 1769 तक चला था। हैदर अली और सामने की टीम में मराठा निजाम और अंग्रेज थे। ये मद्रास की संधि पर कहानी खत्म होती है, यानी कि मद्रास की संधि के साथ में ये युद्ध समाप्त।
1769 में मद्रास की संधि। दूसरा युद्ध जो होता है वह 1780 में शुरू होता है और 1784 तक चलता है। ये कहानी शुरू हुई थी अर्काट पर अटैक के साथ में। अर्काट एक क्षेत्र है कर्नाटक में जहां हैदर अली ने अटैक कर दिया था और कर्नल वैली को हरा दिया था। इसके बाद 1781 में पोर्टोनोवा का युद्ध हुआ जिसमें आयरकुट नाम के जनरल थे, उन्होंने हैदर अली को घायल कर दिया। तो 1882 में हैदर अली मर गए। 1882 तक मराठा और निजाम हैदर के सपोर्ट में थे, लेकिन 1782 में टीपू सुल्तान की एंट्री हुई और टीपू सुल्तान कट्टर इस्लाम की ओर थे, इसलिए मराठाओं ने उनका सपोर्ट नहीं दिया, तो निजाम भी पीछे हट गए। अब आगे जाकर के ये युद्ध समाप्त हुआ 1784 में और यहाँ पर संधि हुई जिसे कहा गया मंगलौर की संधि। मंगलौर की संधि। चले इसके बाद देखिए क्या होता है भाई। अब तीसरा युद्ध होता है, ये आता है 1790 और 1792 तक चलता है। इस युद्ध में होता है श्रीरंगपट्टनम की संधि। रंगपट्टनम की संधि और टीपू सुल्तान से 3.5 करोड़ जुर्माना मांगा जाता है। वह हर्जाना देने में सक्षम नहीं होते तो अंग्रेज टीपू सुल्तान के 2 बेटों को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। इनके बेटों का नाम था शहजादा मोहम्मद गुलाम और शहजादा हैदर द्वितीय। तो श्रीरंगपट्टनम की संधि, तो मंगलौर, मद्रास और श्रीरंगपट्टनम देख ली। चौथे की बात करें तो चौथा आंग्ल मैसूर 1798 और 1799 में चलता है। 4 मई 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है और यहाँ पर आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो जाता है। चलो आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। उल गुलान महान हलचल शब्द का संबंध किस विद्रोह से है? तो हमें बताना है कि उल गुलान शब्द जो है ये किस विद्रोह के लिए प्रयोग किया जाता है। तो संथाल विद्रोह के लिए, मुंडा विद्रोह के लिए, कोल विद्रोह के लिए या मोपला विद्रोह के लिए? चलें भाई देखते हैं इसका आंसर। तो 1899 में संथाल विद्रोह हुआ था। 1899 से लेकर के 1900 तक ये विद्रोह चला जिसे संथाल विद्रोह कहा जाता है और ये बिरसा मुंडा द्वारा शुरू हुआ था। तो संथाल विद्रोह हो गया, मुंडा विद्रोह हो गया, कोल विद्रोह हो गया संथाल विद्रोह हो गया, मुंडा विद्रोह हो गया, कोल विद्रोह हो गया, मोपला विद्रोह हो गया। उल गुलान तो संथाल, मुंडा, कोल या मोपला। संथाल और मुंडा की बात करें, कोल की बात करें, हो की बात करें, ये सारे झारखंड में हुए थे। बिरसा मुंडा ने मुंडा विद्रोह शुरू किया था 1899 में और 1900 तक ये चला था। तो मुंडा विद्रोह एक बड़े लेवल का विद्रोह दिखता है और इसीलिए इसको महान हलचल के नाम से जाना जाता है। संथाल की बात करें तो संथाल विद्रोह सिद्धू और कान्हो द्वारा शुरू किया गया था। ये 1855 से लेकर के 1836 तक चला था। कोल विद्रोह ये भी झारखंड से हुआ था। मोपला विद्रोह ये केरल में हुआ था और केरल में ये शुरू हुआ था 1921 में। चले तो यहाँ देखें उल गुलान जो है ये मुंडा विद्रोह के लिए यूज किया जाता है और बिरसा मुंडा ने इसकी शुरुआत की थी। आए अगला प्रश्न देखें। गुलामगिरी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे जो पश्चिमी भारत के एक महान समाज सुधारक थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, MG रनाडे, गोपाल कृष्ण गोखले। गुलामगिरी पुस्तक जो है यह है ज्योतिबा फुले की है जो मराठी भाषा में लिखी गई थी। ज्योतिबा फुले ने लिखी थी और ज्योतिबा फुले ने 1873 में किताब लिखी। 1873 में ही लिखना तो 72 में शुरू करा था, 73 में पब्लिश हुई थी और 1873 में ही ये जब किताब पब्लिश हुई तो उन्होंने खुद का एक समाज बनाया था। का नाम क्या रखा था? सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज। ज्योतिबा फुले 1827-17 में इनका जन्म हुआ और 1890 में महाराष्ट्र पुणे में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी एक किताब और है। 1890 में जब मृत्यु हुई तो 1891 में इनकी मृत्यु के 1 वर्ष बाद वो पब्लिश हुई थी। इस किताब का नाम था सार्वजनिक सत्य धर्म। तो याद रखना, एक किताब इनकी गुलामगिरी है और एक है सार्वजनिक सत्य धर्म। चलो आओ अगला प्रश्न देखें। 19वीं सदी में पश्चिमी भारत के प्रमुख सुधारक नहीं थे। पश्चिमी यानी कि महाराष्ट्र
तो केटी तेलंग महाराष्ट्र से हैं, वीएन मांडलिक महाराष्ट्र से हैं, भंडारकर महाराष्ट्र से हैं, रामास्वामी बंगाल से नहीं तमिलनाडु से हैं ये। तो पश्चिमी भारत, तो पश्चिमी भारत से ये तीनों है, ये दक्षिणी भारत तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, तमिलनाडु। ये अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट। आइए अगला देखें, निम्न कथनों पर विचार करें। ठीक है भैया, कर लेंगे विचार, कोई दिक्कत नहीं। शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल करना तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना राधाकृष्णन आयोग की सिफारिश पर किया गया वाली बात है। त्रिभाषीय फॉर्मूला का प्रावधान राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में किया गया, सही है। स्कूल की शिक्षा 12 वर्ष की होनी चाहिए, फेडरल विश्वविद्यालय आयोग की प्रमुख सिफारिशों में के बाद शामिल थी, ये वाली बात भी सही है। तो तीनों कथन ही सही हैं, तो सी वाला सही हो जाएगा, सभी कथन। तो सभी कथन यहाँ जो दिए गए हैं वह करेक्ट है। आए अगला देखें, अधिकारियों के पदानुक्रम में कर्नल के ठीक ऊपर आने वाला पद कौन सा है? कर्नल के ठीक ऊपर कौन आएगा? ब्रिगेडियर आएगा, लेफ्टिनेंट कर्नल आएगा, मेजर जनरल आएगा, या कर्नल कमांडेंट आएंगे? कौन आएंगे भाई साहब? तो हमें क्या बताना है, किसके ऊपर? कर्नल के ठीक ऊपर कौन आएगा? कर्नल के ठीक ऊपर। तो देखें, अगर हम सबसे नीचे बात करें तो हमें मिलते हैं लेफ्टिनेंट, ठीक है, लेफ्टिनेंट कर्नल। फिर इनके ऊपर बैठते हैं कर्नल, और कर्नल के ऊपर ही तो पूछा ना, ठीक ऊपर, कर्नल लिख कर्नल, हाँ। कर्नल के ठीक ऊपर जाएंगे ब्रिगेडियर, और ब्रिगेडियर के ठीक ऊपर जाएंगे मेजर। चलो, ये क्रम हो गया। तो कर्नल के ठीक ऊपर पूछा है, तो ब्रिगेडियर हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलें जी, अगला प्रश्न देख लेते हैं भाई। किसी देश की आर्थिक समृद्धि यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ का सबसे उपयुक्त मापदंड क्या होता है? यानी कि हम क्या चीज मापें, हमें पता चल जाए कि इस कंट्री की इकोनॉमी कैसी है ना? तो भाई सकल घरेलू उत्पाद यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी नापें, या जीएनपी नापें, या प्रति व्यक्ति आय नापें, या बेरोजगारी की दर नापें। तो पर कैपिटा इनकम और जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, यह किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं दिखाती। अब आते हैं जीडीपी और जीएनपी। तो जब भी भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ की बात आती है तो उसमें जीडीपी को काउंट किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। लेकिन ये जीडीपी होता क्या है? मान के चलो ये एक भारत का भौतिक क्षेत्र है, ठीक है, भारत ऐसा नहीं है, भारत हमारा बहुत सुंदर है, भारत जैसा सुंदर कोई भी मैप आपको देखने को नहीं मिलेगा। कमेंट करके बताना किसने कहा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इंदिरा गांधी जी ने ये प्रश्न पूछा था, तो आसमान से देख कर के किसी ने बताया कि सबसे सुंदर अगर मैप कोई दिखता है वह किसका दिखता है, भारत का दिखाई पड़ता है। तो बताना किसने कहा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो भारत के भौतिक क्षेत्र के अंदर जो भी इनकम है वह जीडीपी कहलाती है, चाहे वो तुमने कमाई हो, हमने कमाई हो, या कोई बाहर का व्यक्ति आकर के भारत में रहता हो वो कमा रहा हो, भारत के अंदर कमाया गया है तो जीडीपी। अब जीएनपी की चर्चा कर लेते हैं। जीएनपी क्या होता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का मतलब ये है कि सिर्फ भारतीयों द्वारा कमाए गए पैसे, अब चाहे वह भारत के भीतर रहते हो, अब मान लो जैसे कि हम चले गए अमेरिका और वहां कोई शो करके आए और हमने वहां से 1 करोड़ रुपए कमाए, तो कमा के तो हम भारत में लाए ना, चाहे भले अमेरिका में कमाए हो तो वो काउंट किया जाएगा। अब ऐसे विदेश के लोग भी तो आते हैं, जस्टिन बीबर आया बॉम्बे में शो करके चला गया, मान उसने 2 करोड़ रुपए यहाँ से कमाए, तो 2 करोड़ तो वो ले गया ना, तो उसको क्यों काउंट करेंगे? तो जीएनपी में आता क्या है जीडीपी, जो भी टोटल कमाई हुई अपनी, मान के चलो इस क्षेत्र में 100 रुपए कमाए गए, ठीक है, अंग्रेजों ने भी कमाए, चाहे अपन ने कमाए, चाहे किसी ने कमाए, जीडीपी में प्लस कर देना है भारतीयों की आय, भारतीयों द्वारा विदेश में कमाए गए पैसे, विदेश में कमाए गए पैसे, ठीक है, कमाए गए
रुपए या पैसे जो भी लिखना है, और माइनस क्या कर देना है, माइनस विदेशियों द्वारा, यहाँ लिख देते हैं, माइनस क्या कर देंगे, विदेशियों द्वारा कमाए गए पैसे भारत के अंदर। तो भारत में विदेशियों द्वारा, भारत में विदेशियों द्वारा कमाए गए पैसे, यानी कि मान के चलते हैं हमने टोटल जीडीपी 100 रुपए कमाई है, इसमें से 10 रुपए जो हैं वह जस्टिन बीवर के हैं, तो हम जे भी लिख देते हैं, ठीक है। और मान के चलो हम अमेरिका गए थे, अमेरिका में हमने 20 रुपए कमा लिए थे, तो ये मान के चलो कि अंजलि माधव यानी कि हमारे द्वारा कमाए गए पैसे विदेश में। तो टोटल जीडीपी में पहले अंजलि मैम के पैसे जोड़ लो, तो 100 रुपए में हमने 20 रुपए जोड़ लिए क्योंकि ये तो हमारी इनकम है, लेकिन इसमें से -10 भी करना पड़ेगा क्योंकि जो जस्टिन बीवर है वो तो पैसे ले जाएगा, यानी कि 120 में से -10 कर देंगे तो 110 बचा। तो हम कहेंगे हमारी जीएनपी जो है वह कितनी हो गई, जीएनपी हमारी हो जाएगी 110। लेकिन अगर जीडीपी पूछी जा रही होती तो जो जस्टिन बीवर का पैसा है वो भी जुड़ता, जो हमारा पैसा है वो भी जुड़ता, तब जाकर के जीडीपी बनती है ना। तो जीएनपी का मतलब है कि जीडीपी टोटल आय जोड़ लो, लेकिन इस टोटल आय में से जो भारतीय केवल उन्हीं के पैसे निकालने हैं, जो विदेशी पैसे कमा के गए उनके माइनस करो क्योंकि वो तो अपने पास है नहीं, वो तो ले गए, उसको माइनस कर देते हैं। तो ये तो हो गया अपना जीडीपी और जीएनपी। एक होता है एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट इसमें क्या आता है, तो एनएनपी का मतलब जो आपने जीएनपी में कमाया, तो जीएनपी में मान के चलो प्योर भारतीयों द्वारा कमाए गए पैसे आ गए, लेकिन क्या जो भारतीय पैसे कमा रहे हैं उनके मशीनों में हार्श नहीं होता, हार्श मतलब डेप्रिसिएशन बच्चा, जैसे हमने मशीन लगाई, हमने उस मशीन से 100 रुपए कमाए, ठीक है, लेकिन मशीन में हमने 20 रुपए लगाए भी तो उसको सही करवाने में, तो सही मायने में तो हमने 80 कमा पाए क्योंकि 100 कमाए थे, 100 में से 20 तो हमने मशीन ठीक कराने में लगा दिए, तो हमने तो 80 कमा पाए ना। तो हम 100 रुपए क्यों काउंट करेंगे, क्योंकि 20 रुपए तो हमारा चला ही गया मशीन ठीक कराने में। तो जो मशीन वगैरह होती है उनको ठीक कराने में पैसा जाता है। जो पंखा कभी 1200 में खरीदा था, जब बेचने बैठेंगे तो 1100 का या 1000 का बेचेगा, 1200 का ही नहीं बेच जाएगा, सोना थोड़ी है जो महंगा होके बेचेगा। तो इसमें मूल्य ह्रास हो गया, मूल्य घट गया। तो जीएनपी में से जब हम मूल्य ह्रास हटा देते हैं, यानी जितना भी डेप्रिसिएशन हुआ है 1 साल का वो हटा दें, तो हमारे पास एनएनपी निकल आता है, उसे कहते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट। लेकिन भारत की जो इकोनॉमी है वह जीडीपी पे काउंट करती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर। चलो आए अगला प्रश्न देखिए, फसल गहनता से आप क्या समझते हैं, फसल गहनता से आप क्या समझते हैं। तो 1 वर्ष की कृषि अवधि में एक ही खेत में कई फसलों का उगाना फसल गहनता कहलाती है। कई खेतों में कई फसलों का उगाना, विभिन्न खेतों से एक ही फसल उगाना, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो फसल गहनता का मतलब होता है कि 1 वर्ष के अंदर हम एक ही खेत में अलग अलग खेती कर ले रहे, कि चना बो दिए थे, फिर दूसरा आया तो हमने ज्वार बो दी इसमें, फिर हमने इसमें खीरे भी कर लिए, तरबूज भी कर लिए, है ना, तो अलग अलग फसलें कर ली। तो फसल गहनता का मतलब होता है एक ही वर्ष की कृषि में अलग अलग, ये मतलब एक ही खेत के अंदर अलग अलग फसलों का उगाना। चला जी आगे देखे क्या है, क्या है, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक, नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स एनएमपीआई के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक का राष्ट्रीय संस्करण है, ठीक है। नीति आयोग एमपीआई के लिए नोडल एजेंसी है, वाली बात ही सही है। एमपीआई की बेसलाइन रिपोर्ट चौथे राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण पर आधारित है, तीनों ही बात सही है। तो केवल 3, केवल 1, केवल 2 कहना उचित नहीं होगा क्योंकि है तो तीनों ही, तो उपयुक्त में से एक से अधिक, एक से अधिक, ठीक है। तो यहाँ पर तीनों ही है, तो ऑल ऑफ दिस जैसा आना चाहिए था, वो ऑप्शन है नहीं, तो एक से अधिक हो जाएगा। आए अगला प्रश्न देखें, क्या है भाई साहब, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली सिस्टम कब आरंभ किया गया। तो भैया टारगेट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता क्या है, जैसे आपने देखा होगा बिजली के बिल पे सब्सिडी वगैरह आपको मिल जाती है, सिलेंडर पे सब्सिडी मिल जाती है, इस टाइप की चीजें, तो उसे देखने के लिए ये सिस्टम तैयार किया गया और यह 1997 में बनाया गया था।
यहाँ पर 1997 इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। आए अगला प्रश्न देखते हैं भैया। अगला प्रश्न क्या है अपना, भारत में निर्धनता रेखा का आकलन किसके द्वारा किया जाता है, यानी पॉवर्टी लाइन कौन तय करेगा। तभी तो बीपीएल होल्डर का पता चलेगा कि भैया ये एक लाइन है पॉवर्टी, इसके ऊपर आते हो तो अमीर, इसके नीचे जाते हो तो बीपीएल होल्डर आप बन जाओगे। तो कौन तय करता है कि निर्धनता लाइन कौन सी रहेगी, तो नीति आयोग तय करेगी, या एनएसएसओ तय करेगा, या वित्त मंत्रालय करेगा, या एनडीसी करेगा, यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद, वित्त मंत्रालय, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, या नीति आयोग। तो भाई जो पंचवर्षीय योजना चलाया करते थे, फिर 2015 में इसका नाम बदला, नीति आयोग इसको नाम दिया गया, इसका जो मुखिया रहेगा वो प्रधानमंत्री रहेगा, है ना। तो नीति आयोग जो है यह तय करता है कि भारत में निर्धनता लाइन कौन सी मानी जाएगी, यानी कि निर्धनता लाइन ऐसे तय होती है कि मान के चलो ने तय करा कि जो व्यक्ति 5,000 रुपए महीने के कमा लेता है वो निर्धन नहीं माना जाएगा, तो उन सारे लोगों को निर्धनता की लाइन के ऊपर ही रखेंगे जो 5,000 से ज्यादा कमाते हैं, ठीक है। तो ऐसे तय करती है सरकार कि कौन सा व्यक्ति बीपीएल होल्डर बनेगा और कौन सा नहीं बनेगा। आए अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक आर्थिक कारक जनसंख्या के असमान वितरण के लिए निर्धारक के रूप में कार्य नहीं करता। चले तो शहरीकरण, इससे तो पता ही करेंगे भैया, कार्य करता है तो, और खनिज संसाधन की उपलब्धता, ये पता चलता है, राजनीतिक निर्णय, कृषि पद्धति, इससे नहीं पता चलता। तो कृषि पद्धति जो है यह है असमान वितरण के निर्धारक के रूप में काम नहीं करता। चलो आओ अगला प्रश्न देख लेते हैं फटाफट से। यह किसने कहा, भूमि का मतलब जमीन की ऊपरी सतह नहीं वरन उन सभी पदार्थों तथा शक्तियों से है, ठीक है, जिससे लोग अपना भोजन पानी प्राप्त करते हैं, हमें ऊर्जा संसाधन जहां से प्राप्त होते हैं, यानी कि पूरे स्रोत से उनका अर्थ है। तो कीन्स ने कहा, मार्शल ने कहा, हिक्की ने कहा, थॉमस ने कहा। तो भूमि का मतलब सिर्फ जमीन नहीं, उससे मिलने वाले जितने भी संसाधन हैं वह होते हैं, यह कथन मार्शल के द्वारा कहा गया था। अगला देखते हैं, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होते हैं, नहीं सदस्य मूल रूप से थे, अच्छा ठीक है। जब संविधान सभा का गठन किया गया तो मूल रूप से कितने सदस्य उसमें शामिल थे, तो 389, 299, 296, 284। तो जब संविधान सभा तैयार हुई तो उसमें मूल रूप से 389 लोग शामिल थे। चलो अगला देखें, मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध हैं लेकिन निजी व्यक्तियों के विरुद्ध नहीं, यह सिद्धांत किस मामले से जुड़ा है, ये बहुत अच्छा है। और देखो इसमें सारे वो वाले मामले दिए गए हैं जिसमें कोई ना कोई परिवर्तन किया गया है। तो केशवानंद भारती मामला है, गोलकनाथ मामला है, या शंकर प्रसाद मामला है, या मिनर्वा मिल्स मामला है। कौन सा मामला है जो बताता है मौलिक अधिकार जो है वह निजी व्यक्तियों के विरुद्ध नहीं है आइडिया कुछ भी नहीं, चलो कोई बात नहीं। केशवानंद भारती मामला सुना होगा कि मूल संरचना के अंदर कोई भी बदलाव, मतलब संविधान में बदलाव तो हो सकता है पर मूल संरचना में बदलाव नहीं होगा। गोलकनाथ ये पंजाब का एक मामला है, 1967 में हुआ था। और एक कमाल की बात बता दें आपको, 1951 में जो शंकर प्रसाद मामला है वो इसका बिल्कुल उल्टा है। तो गोलकनाथ मामले के अंदर कहा गया कि जो संसद है ना वह मौलिक अधिकार के अंदर परिवर्तन नहीं कर सकती, जबकि शंकर प्रसाद वाले मामले में कहा गया था मौलिक अधिकार में परिवर्तन किया जा सकता है। तो यहाँ पर है मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध है लेकिन निजी व्यक्तियों के विरुद्ध नहीं, और संसद के पास कोई अधिकार नहीं होगा कि वह मौलिक अधिकारों के अंदर परिवर्तन कर सकें। जबकि शंकर प्रसाद मामले में इन्होंने कहा था कि हाँ परिवर्तन हो सकता है। मिनर्वा मिल्स मामले की बात करें तो इस मामले में आया था कि जो संसद है उसके पास जो कानून बनाने की शक्तियां हैं उन्हें एक लिमिट में किया जाए, ऐसा नहीं कि वो कोई भी नियम कानून बना सकते हैं। चलो जी अगला देखें, भारतीय संघवाद को काशी फेडरल क्यों कहा जाता है, भारतीय संघवाद को काशी फेडरल क्यों कहा जाता है। तो मजबूत केंद्र की वजह से, कमजोर केंद्र की वजह से, समान शक्तियों की वजह से, या इसमें कोई केंद्र होता ही नहीं है। तो भारतीय संघवाद जो है ये किसको दर्शाता है,
संघवाद मजबूत केंद्र को दर्शाता है, इसलिए इसे काशी फेडरल कहा गया। तो हमारा पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें करेक्ट हो जाएगा। आए अगला प्रश्न देखते हैं दौड़ते हुए। संविधान का सामाजिक दस्तावेज होने का अर्थ क्या है? सामाजिक दस्तावेज होने का अर्थ क्या है, यानी क्या दर्शाता है? तो सामाजिक दस्तावेज क्यों? क्योंकि ये हमें आर्थिक समानता देता है, यह सामाजिक न्याय के लिए भी समानता देता है, राजनीतिक भी समानता देता है, जो तुम्हारे पास अधिकार वो हमारे पास अधिकार। इसका मतलब हम कहेंगे ये सभी करेक्ट आंसर होगा। अगला देखें, अगला क्या है भाई? कथन और कारण दिए गए हैं। चलो जी कथन देख लेते हैं भैया क्या लिखा हुआ है। तो कथन की ओर दौड़ते हुए चले आओ। कथन कह रहा है, संयुक्त बैठक में लोकसभा की बहुमत से निर्णय होता है। तो जब संयुक्त बैठक होती है तो लोकसभा का जो बहुमत है वो निर्णय लेगा। ठीक है, संयुक्त बैठक लोकसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में होती है। चलो तो कथन देखा और कारण देखा, अब चलते हैं कि इसमें कथन सही है या नहीं है। तो ए और बी दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही हैं, यानी कि कथन और कारण दोनों सही हैं, पर आर ए की सही व्याख्या नहीं है, यानी कि कारण जो दिया है ना वो कथन को एक्सप्लेन नहीं करता सही से। ठीक है, कहता है ए सही है तथा आर गलत है। ये कहता है ए गलत होगा आर सही होगा। देखो कथन तो सही है, इसमें संयुक्त बैठक में लोकसभा की बहुमत से निर्णय होता है, लेकिन उसका जो कारण दिया गया है ना कि संयुक्त बैठक लोकसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में होगा, ये कारण इस कथन को एक्सप्लेन नहीं करता। इसलिए ए और आर सही तो दोनों हैं, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता। ये वाला प्रश्न का ऑप्शन सही होगा। आगे देखे भैया क्या है। हाँ, सूची एक को सूची दो से मिलाइए। मिला लेंगे भैया, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक तरफ हमें दिए गए हैं मामले और एक तरफ दिए गए हैं हमें क्या क्या सिद्धांत में परिवर्तन हुआ। केशवानंद भारती मूल संरचना है, गोलकनाथ मौलिक अधिकार वाली बात है कि इसमें संशोधन नहीं कर सकते। मिनर्वा ये क्या कहता है? ये कहता है कि संशोधन किया जा सकता है। इंदिरा नेहरू गांधी आपातकाल चुनौती हुई है, तो सीधे सीधे ये सामने सामने है। ए का बी का 2 सी का 3। चलो ये वाला अपना करेक्ट होगा, ये सीधे सीधे ही है ना, ये हमें सीधे सीधे ही ऑप्शन दिए गए हैं। आए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। संतान व संशोधन किससे संबंधित है? सॉरी संतान माने संतान व, सही तो बोल रहे हैं, हमें लगा 57 तो नहीं बोल दिया। संतान व संशोधन किससे संबंधित है? सहकारिता, शिक्षा का अधिकार, जीएसटी से या एनआरसी से? तो जो 57वां संशोधन हुआ वह सहकारिता से संबंधित है। ये इसका क्या होगा? करेक्ट। अगला देखें, अनुच्छेद 263 अंतर राज्य परिषद का प्रावधान करता है, लेकिन इसका गठन कब हुआ? बहुत बढ़िया, अच्छा प्रश्न है। तो अनुच्छेद 263 अंतर राज्य परिषद प्रावधान करता है, इसका गठन कब हुआ था? तो 1990, 1950, 2000, 2010। तो 263 अंतर्राज्य परिषद का प्रावधान 1990 में किया गया था और पहला ही ऑप्शन हमें दिया गया है। इसका पहला क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। कुछ कुछ तक एकदम सीधे सीधे प्रश्न होते हैं कि इसका गठन कब हुआ, ये नियम कब आया था, इस टाइप से। लो भाई फिर से आ गए, कुछ ऐसा ही प्रश्न है। अनुच्छेद 371 में विभाजित उप अनुच्छेदों के तहत, ठीक है, उप अनुच्छेदों के तहत विशिष्ट राज्यों के लिए विशेष प्रावधान है, लेकिन कौन सा राज्य इससे बाहर है? तो नॉर्थ ईस्ट का त्रिपुरा जो है यह 371 में जो कुछ विशेष प्रावधान है उनसे इसे बाहर रखा गया है। असम, मणिपुर और मिजोरम इनको तो विशेष प्रावधान दिए गए, लेकिन त्रिपुरा को इससे अलग रखा गया। आओ अगला प्रश्न देखें, बस जल्दी जल्दी से करते हैं इसको अपन कंप्लीट, ठीक है। तो कथन ए क्या कहता है? अनुच्छेद 143 सुप्रीम कोर्ट को सलाहकारी क्षेत्राधिकारी देता है, ठीक है, क्षेत्राधिकार देता है। कारण है राष्ट्रपति अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से राय ले सकता है, बिल्कुल, तभी तो सुप्रीम कोर्ट को सलाहकारी क्षेत्राधिकार देता है। तो भैया ए और बी सही है और व्याख्या भी सही है।
पहला ही ऑप्शन अपना सही हो जाएगा, ए और आर दोनों सही तथा आर ए की सही व्याख्या भी है। आए अगला प्रश्न देखें क्या है, फिर से कथन है, ग्राम सभा पंचायती राज का अधिकार भूत इकाई है। ठीक है, चारागाह भी कहा जाता है पंचायत ग्राम को, ठीक है, तो ग्राम पंचायत को। तो ग्राम सभा पंचायती राज का आधारभूत इकाई है। कारण क्या दिया है, अनुच्छेद 243A ग्राम सभा को संवैधानिक मान्यता देता है। ये वाली बात भी सही है, तो ए और आर दोनों सही हैं और आर व्याख्या भी सही कर रहा है, तो ये वाला अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आए अगला प्रश्न देख लेते हैं भाई साहब, क्या है निम्न में से कौन सा कथन गलत है। नगरपालिका का गठन राज्य सरकार करता है, सही है। वार्ड समितियां सभी नगर पालिकाओं में अनिवार्य हैं, नहीं। राज्य वित्त आयोग नगर पालिकाओं को वित्त देता है, सही। महानगर योजना समिति शहरी योजना के लिए है, ये वाली बात भी सही। तो वार्ड समितियां सभी नगर पालिकाओं में हो ऐसा अनिवार्य नहीं होता। अगला और अंतिम प्रश्न देख लेते हैं बच्चा, अगला और अंतिम प्रश्न अपना क्या है, कथन ए 99वां संशोधन एनजेएसी का प्रावधान करता है। कारण है एनजेएसी को सर्वोच्च न्यायालय ने असंवैधानिक घोषित किया है। तो बात तो दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही हैं पर आर ए की सही व्याख्या नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये। बात तो दोनों ही सही है लेकिन इसका जो कारण है वह इस कथन की व्याख्या नहीं करता। इसी अंतिम प्रश्न के साथ सेशन को करते हैं एंड। तो हमने प्रश्न पूछा था, आपको बताना है कि संभाजी के प्रमुख कवि जो थे उनका नाम क्या था। धन्यवाद।